जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोग को? प्लीज़ कंफर्म जी करें। जी सर, आवाज आ रही है। चलें, आ रही है, बिस्मिल्लाह। आवाज आ रही है सर। चलें, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपने प्लीज़ अपने आप को म्यूट रखना है। पहला हमारा क्लास का असूल ये होगा, आपकी वॉइस की वजह से बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। तो जब मैं कहूँगा आपने अनम्यूट करना है या जब पूछूँ, तो आप 2 तरह से आंसर कर सकते हैं, लिख के भी आंसर कर सकते हैं और दूसरे नंबर पे लिखने के अलावा अनम्यूट करके भी कर सकते हैं। लेकिन अनम्यूट करके करेंगे तो थोड़ा-सा उसका डिस्टर्बेंस ये होगी कि हो सकता है एक टाइम पे 4 बंदे बोल पड़े, क्योंकि आप नहीं जानते कि कोई और भी बोलने लगा है। तो लिहाज़ा रिकमेंडेड ये है कि आप लोग मैसेज करके जवाब दें। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो एजेंडा है ये एक ओरिएंटेशन क्लास है, जिस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि यार इस क्लास के अंदर हमें पढ़नी क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, हमारा रोड मैप क्या होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से चीज़ें हैं। चलो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लोग को पता है जी, अ, इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। बेशक इंसान की कोशिश के अकॉर्डिंग अल्लाह ताला उसको रिवार्ड देते हैं। अगर आप ज़्यादा कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला आपको ज़्यादा उसका इनाम देंगे, कम एफर्ट करेंगे तो कम इनाम देंगे। ठीक है जी, आवाज़ आई बिलीव क्लियर है मेरी तरफ से। अगर किसी बंदे को इशू है तो वो अपना इंटरनेट कनेक्शन देखें या अपनी डिवाइस को रिस्टार्ट करें। जी, तो अल्लाह ताला इंसान को उसकी एफर्ट्स के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड देते हैं। तो आज लोग आप क्लास के लिए मौजूद हैं, आप एफर्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो एफर्ट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, आपके कंपैरिजन में। तो आपकी एफर्ट का इंशाल्लाह आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा और अल्लाह ताला की ज़ात है जो आपको उसका रिवॉर्ड देगी इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पे, फर्स्टली आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन। तो ये ब्रीफली मेरी प्रोफाइल है, वो बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि आप किस बंदे से पढ़ रहे हैं, उसकी प्रोफाइल है क्या। बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरे को 3 पेपर सीए फाइनल के बाकी हैं। मेरा हाई कोर्ट का लाइसेंस है, एमएससी इकोनॉमिक्स है, बीकॉम है और पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरा डिप्लोमा इन टैक्सेशन रहा है 1 साल का। हाई कोर्ट का मेरा लाइसेंस है। ठीक है, उसके बाद मेरे दुनिया की तीसरी बड़ी ऑडिट फर्म EY फोर, वहाँ से मेरे आर्टिकल्स हैं कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के। तकरीबन मेरा 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। उसमें सारा जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के अराउंड ही घूमता है। मैंने 3-4 फर्म्स में मंजेरियल लेवल पे काम किया हुआ है। मेरी अपनी एक लॉ फर्म है और उसके अलावा एक सीए फर्म है, नहीं मेरे को, उसके अंदर मैं पार्टनर लीगल एंड टैक्स के तौर पे काम कर रहा हूँ। हमारा ऑफिस है। डिड हर्ड एनी वॉइस? जी जी, सारे लोग बिल्कुल, आवाज़ सबको आ रही है। तो उसमें ये कहें कि हमारा ऑफिस इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी है एंड लाहौर में भी है। तो उसके बाद आगे अगर प्रोसीड करें, हमारा कॉलेज रजिस्टर्ड है, आईसीटी जो है रजिस्टर्ड है एफबीआर के साथ, एससीसीपी के साथ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एंड आईपीओ के साथ। इस्लामाबाद में ऑफिस का एड्रेस जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है एंड कराची ऑफिस का एड्रेस भी स्क्रीन पे अवेलेबल है। हमारी क्लास ऑनलाइन भी होती है, ऑन कैंपस भी होती है। ऑनलाइन की क्लास अलग से भी होती है एंड ऑन कैंपस की क्लास अलग से भी होती है। तो ये जी कॉलेज के बारे में हो गया। आगे हम प्रोसीड करें, कोर्स का नाम जिसके लिए आप मौजूद हैं, सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर है। ये तकरीबन 4 महीने का कोर्स है। इसकी 68 आवर्स की ये टोटल कोर्स होगा। 2 हफ्ते, हफ्ते में 2 क्लासेज होंगी। ठीक है, और आफ्टर ऑफिस आवर्स ये क्लासेज हुआ करेंगी। ये हमारे कुछ इसके मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, जिसमें हम आईआरएस को देखेंगे, एससीसीपी में एससीसीपी का जो मतलब कंपनी कॉर्पोरेशन है या कॉर्पोरेट फाइलिंग्स हैं उनको देखेंगे, ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन को देखेंगे, उसकी जो स्टेजेस हैं उसको देखेंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हम देखेंगे, बेसिक अकाउंटिंग जो टैक्सेशन के लिए ज़रूरी होगी। लेट्स सपोज मैं अगर बता दूं आपको, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में टैक्सेशन का कोर्स लेने के लिए ज़रूरी है कि मतलब ना आपने पहले अकाउंटिंग पढ़ी हो। अगर आपने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई तो उनका एक अकाउंटिंग का एग्जाम होता है। अगर अकाउंटिंग का एग्जाम आप पास करते हैं तो आपको टैक्सेशन में प्रोसीड करते हैं। तो बेसिक लेवल की आपके साथ अकाउंटेंसी भी शेयर की जाएगी, इनकम टैक्स होगा, देन सेल टैक्स होगा। तकरीबन हमारा एजेंडा ये होगा प्रैक्टिकल, लेकिन प्रैक्टिकल को हम सिर्फ नहीं पढ़ेंगे, उसको लिंक करेंगे लॉ के साथ। इंशाल्लाह जब आप मेरे साथ चलेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लॉ के साथ उसको कैसे रेफर करते हैं। इस कोर्स को करने के बाद अगर कोई बंदा आईटीपी का वो लाइसेंस लेना चाहता है तो वो आईटीपी का लाइसेंस भी ले सकते हैं। कॉलेज वाले आपको असिस्ट करेंगे, कॉलेज टीम के साथ इस बंदे ने आपके इन्वॉल्वमेंट किया, आप उनके साथ डिस्कस करेंगे कि भाई मैं आईटीपी लेना चाहता हूँ। आईटीपी क्या है, मैं अगली चंद स्लाइड्स में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि व्हाट इज आईटीपी। फिर उसके बाद हमारा एक अपना पोर्टल है जहाँ पे लेक्चर्स हुआ करेंगे और उन लेक्चर के साथ साथ आपके सपोर्टेड एमसीक्यूज भी होंगे। इसमें हम तकरीबन 1 साल का आपको फ्री मेंटोरशिप पीरियड देंगे। यानी कि जब आप काम कर रहे होंगे, हमारे साथ सीख रहे होंगे और साथ साथ काम भी कर रहे होंगे, तो जब भी आपको कहीं भी हर्डल आएगी तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।
वैसे पूछ सकते हैं कि सर क्या मसला है। ग्रुप के अंदर भी आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, आपका व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बनाया जाएगा जो पेड स्टूडेंट होंगे, तो उसके अंदर भी आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट आपके फेलोज होते हैं जो माशाल्लाह से रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है हर एक बंदे के क्वेश्चन को आंसर करना। तो ये हमारा तकरीबन प्रैक्टिकल मोड का होगा सारा, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप पाकिस्तान में टैक्स एडवाइजरी या टैक्स कंसल्टेंसी का काम करना चाहते हैं, तो या तो आप एलएलबी आपने किया होगा, सीए किया होगा, आईसीएम में, आईसीसीए, आईटीपीए या कुछ अदर्स लोग भी काम कर रहे हैं, ठीक है। एलएलबी में अगर हम चले जाएं तो सिर्फ एक पेपर है टैक्स का, और वो कैसा पेपर है ये वो क्लास रात जानते हैं कि वो सिर्फ बस यही है, हेड्स ऑफ इनकम कितने होते हैं, आपके कुछ डेफिनेशन के क्वेश्चन होते हैं, देन अपील और एफबीआर के फंक्शन वगैरह होता है। और वो पेपर पढ़ के मतलब आप कहें ना कि मैं टैक्स का काम कर सकता हूँ, तो आप काम नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में वो पेपर ऐसे ही है कि बस, और उसमें भी एक टैक्स के पेपर के अंदर भी 50% लेबर लॉ होता है, 50% टैक्सेशन लॉ होता है। टैक्सेशन में भी इनकम टैक्स, सेल टैक्स, उसमें दोनों कवर किए होते हैं। तो यानी कि वो बस खाना पूरी है। हाँ, आगे ये हो सकता है कि आप कहीं से काम सीखें फिर आप काम कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको पता हो देन आप काम कर सकते हैं। यानी कि एलएलबी करके ये नहीं आप समझते कि मुझे टैक्स का काम आता है, मैं टैक्स का काम कर सकता हूँ। भाई एक प्रैक्टिकल अलग चीज़ है, जो आपकी डिग्री है वो एक अलग है। सीए के पेपर की तरफ चले जाएं तो सीए में दो पेपर हैं, एक कैफ लेवल पे, एक सीफेप लेवल पे। तो इन पेपर्स को पास करके भी देन भी आपकी एक्सपर्टीज डेवलप नहीं होती अनलेस कि आपने टैक्स के अंदर काम नहीं किया हुआ, फर्म के अंदर मैंडेटरी जो टाइम पीरियड है वो आपने स्पेंड नहीं किया हुआ। आईसीएमए के अंदर भी एक पेपर है, और वो भी तो एमसीक्यूज हो गया है, ठीक है। तो वो भी मैं नहीं समझता कि उस पेपर को पढ़ने के बाद आपकी कोई प्रैक्टिकल ग्रिप हो जाएगी सब्जेक्ट पे और ये टैक्सेशन पे। एसीसीए वाले जो लोग हैं वो यूके टैक्सेशन पढ़ते हैं, पाकिस्तान को टैक्सेशन नहीं करता। जो पाकिस्तान में बंदा बैठा हुआ है जिसने एसीसीए किया हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि वो एसीसीए मतलब किया और बासानी इस कोर्स के बगैर या इस कोर्स के अलावा यानी कि एसीसीए करके वो कहे कि मैं टैक्स प्रैक्टिस करना चाहूँ तो वो नहीं कर सकता। आईटीपी क्या लोग होते हैं ये मैंने अभी आपको कहा कि आगे चल के बताता हूँ। तो आईटीपी वाले लोगों ने भी ऐसा कोई टैक्स का पेपर उस तरह से नहीं पढ़ा होता, ठीक है। फिर अदर्स में चले जाएं, अदर्स में समझो कि कोई मैट्रिक वाले, इंटर वाले लोग भी ऐसे एफबीआर में लोग बैठे हुए रिटर्न वगैरह फाइल कर रहे हैं, उनकी भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। हाँ, उनके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है, ठीक है, लेकिन उनके पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं होती काम करने की। तो समझो कि ये नीड इसलिए है कि आप थोड़ा सा, आपको इंसाइट्स मिले, आपको पता चले कि मुझे कोई टैक्सेशन को सीखना है तो कोई प्रैक्टिकल इंसाइट्स मुझे पता होने चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि यार ये कोर्स क्यों ज़रूरी है। ये कोर्स इसलिए ज़रूरी है कि इस कोर्स में हम इंशाल्लाह हर चीज़ को प्रैक्टिकल और उसको लीगली लिंक करके जब आपको बताएंगे तो इंशाल्लाह आप अपनी डिग्री, चाहे आपने एलएलबी क्यों ना किया हो, अगर आपने सीए किया हुआ है लेकिन ऑडिट में आर्टिकल्स किए हुए हैं, टैक्स में नहीं किए हुए, तो आपको ऑब्वियस बेनिफिट्स नजर आ रहे होंगे इस कोर्स के, ठीक है। इसमें लॉ की लीगल रीडिंग कैसे करनी है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। असल में मेरा एजेंडा ये होगा कि लीगल फुटिंग आपको समझाने का, ऐसा नहीं है कि मैं बस पोर्टल खोलूंगा, टकाटक समझाऊंगा और मैं कहूँगा चलो जी ये आपका सीन हो गया। मैं पोर्टल तो आपको करवाऊंगा लेकिन एडिशनल मैंने लॉ करवाऊंगा, ठीक है। जहाँ जहाँ जो जो चीज़ रेलिवेंट होगी, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एफबीआर के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं पहले सेक्शन 181 जो आपको बताता है कि आपने एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड होना है वो आपको बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीज़ें, सेक्शन लेट्स सपोज 114 बोलता है रिटर्न फाइल करनी है, तो जब आपको प्रैक्टिकल बढ़ाई जाएंगी तो आपकी क्लियर फुटिंग होगी कि अच्छा ये ऐसे है। अच्छा जी, अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं आप ये याद रख लें कि समझो कि आप एलएलबी भी आपने नहीं किया हुआ, आपने, वॉइस इज वेरी लो जी, मुझे प्लीज कंफर्म कर दे बाकी लोग भी वॉइस वाकई लो है या इस एक भाई को मसला आ रहा है। प्लीज कंफर्म करें बाकी लोग। मेरी तरफ से वॉइस बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है, तो नहीं नहीं बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है भाई। आप अपना माइक यूज करें, ठीक है। या फिर अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। ऐसा नहीं है, ठीक है, लाउड एंड क्लियर है बिल्कुल। अच्छा जी, ये ऐसे काम है जो हमने अभी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, जिसके लिए कोई आपको क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। यानी कि अगर आपका छोटा भाई जिसने मैट्रिक किया हुआ, आप कहेंगे यार ये कौन सी मजाक वाली बातें कर रहे हो, मैट्रिक किया हुआ। भाई ये ऐसी चीजें हैं जो समझिए कि कोई भी बंदा कर सकता है, बशर्ते कि काम करना आता हो। यानी कि जैसे अगर आप कहते हैं कि वो गाड़ी बनानी है, तो गाड़ी बनाने के लिए कोई ऐसा नहीं छोटा बड़ा कोई एज का तकाजा नहीं है, वो जिसको काम आता है। तो इस तरह ये जो चीजें मैं डिस्कस करने लगा हूँ, मिसाल के तौर पे इनकम टैक्स रिटर्न किसी का फाइल करना है, वो जो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा देखा जो एफबीआर में सिर्फ मैट्रिक करके बैठे हुए हैं, इंटर करके बैठे हुए हैं, और वो नया कस्ट लेवल के बंदे रिटर्न फाइल कर रहे हैं। आप लोगों का शायद एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है ना, तो आपके लॉगिन में फाइल किया जाता है। मतलब क्या, जैसे आपकी फेसबुक आईडी है, उस पर अगर कोई पोस्ट करें
तो कैसे माना जाता है कि वो पोस्ट किसकी है? वो फेसबुक के अंदर जो आईडी के अंदर किसी ने पिक्चर वगैरह लगा दी, तो किसने लगाई? वो आपने लगाई, माना तो ऐसे जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की तो आपका प्रॉपर लॉगिन होगा, जैसे आपके व्हाट्सएप से आप ही मैसेज कर सकते हैं, इस तरह आपकी रिटर्न सिर्फ आप खुद ही कर सकते हैं, भले आप कंसल्टेंट से भी करवाएं, लेकिन नॉर्मली माना ही जाता है कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न आप खुद फाइल कर रहे हैं, सेल टैक्स रिटर्न अपना खुद फाइल कर रहे हैं। कंपनी बनानी हो तो ये भी कोई भी बंदा खोल बैठ के बना सकता है। कंपनी के एनुअल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब फाइलिंग्स होती हैं, फॉर्म ए है, फॉर्म 29 है, ठीक है, फॉर्म 28 है, तो फॉर्म आपका 7 हो, जो भी हो, 26 हो, तो ये सारे के सारे फॉर्म कोई भी बंदा खुद ब खुद सबमिट कर सकता है। फिर कंपनी को बंद करना है, बाइंडिंग अप है, ये भी कोई बंदा कर सकता है। सोल प्रोप्राइटर की रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन, यानी कि ये वो ऐसी एजुकेशन है, ये वो काम है जिसके लिए कोई एजुकेशन चाहिए नहीं। मतलब आपको ये मैं बताने का एजेंडा ये है कि जो लोग आपके कोर्स में आए हुए हैं, अभी क्लास अटेंड करना है, उनके पास ये पिछली चीजों में से देखें। टैक्स का काम करने के लिए नॉर्मल माना जाता है कि या तो आप वकील हो, या आपने सी ए सी सी ए ICMA वगैरह किया हो, ठीक है। तो क्या मैंने मतलब ग्रेजुएशन की हुई है, मैंने MSc या BS इकोनॉमिक्स किया हुआ है, मेरे पास तो टैक्स की कोई डिग्री नहीं है, तो मैं काम ना करूं? मैं भी कर सकता हूँ, अगर ये मुझे काम करने आते हैं, मुझे कोई कानून मना नहीं कर रहा कि ये वाले काम आप नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी बंदा ये वाले काम कर सकता है। देन ये कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिसके लिए कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन, कुछ ना कुछ एजुकेशन रिक्वायर्ड है। क्या मतलब रिक्वायर्ड है? इनको करने के लिए या तो आपने CA किया हो, ACCA किया हो, ठीक है। अच्छा ये चीज बता दो पहले नंबर पे, तो ये सारे काम एक वकील कर सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है वो तो सारे कर सकता है, जो हाई कोर्ट का वकील है वो आखिरी वाली पट्टी वाला काम नहीं कर सकता, जो हाई कोर्ट का वकील नहीं है, लोअर कोर्ट का वकील है, वो ये वाले काम नहीं कर सकता, ये वाले काम कर सकता है। अगर एक बंदा CA है तो वो भी, ये बंदा इतने काम कर सकता है, ये जो मैंने अभी खोले हुए स्क्रीन पे ये वाले इतने। ICM है वो भी इतने काम कर सकता है, ठीक है। एक बंदा ICM के अलावा ITP है, वो भी इतने काम कर सकता है, ठीक है। यानी कि सारे काम करने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे कोर्ट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं लास्ट 2 स्टेजेस में, यहाँ पे आपकी कोर्ट्स आ जाती हैं, इसलिए हाई कोर्ट है, मतलब वकील है। और इसके अलावा यहाँ तक करने के लिए कोई भी बंदा जो CEO, ACCO, ICMA हो, उसके अलावा LLB, तो हमने कह दिया ओवरऑल लेवल पे ITP। अब ये भाई ITP क्या बार बार लगाया हुआ है, हमें थोड़ा ITP का बता दें, चले जी बता देते हैं ITP का। ITP स्टैंड फॉर इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर क्या है? एक ऐसा बंदा है जो FBR के साथ रजिस्टर्ड हुआ है और FBR ने उसको लाइसेंस दिया हुआ है, ठीक है। ये लाइसेंस मैं भी लेना चाहता हूँ, कैसे लूँ यार? ये तो कोई एक्स्ट्रा किस्म की कोई चीज़ है भाई, कोई ये डिग्री नहीं है, ये एक सर्टिफिकेशन है, या ये समझ लो कि एक लाइसेंस है, एक सर्टिफिकेट है जो आपको FBR जारी करेगा। किस बंदे को जारी करेगा? जो बंदा उसके पास एप्लीकेशन फाइल करेगा, उस बंदे के पास 1 साल का टैक्स का एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। उसके बाद 500 रुपए का वो चालान फॉर्म होगा। उसके बाद ये एक क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, कौन सी? BCom, MCom, BBA, MBA, BS मैनेजमेंट साइंसेज। LLB वाला लेना चाहे तो ठीक है, ना भी लेना चाहे तो इतना कोई फायदा नहीं है। LLB वाला ये है कि LLB के साथ ITP ले लेता है, तो वो लिख सकता है कि नाम के साथ मैं LLB तो हूँ, मैं साथ में ITP भी हूँ। यानी कि आप वो लोग इसको शशका इस तरह से कर रहे होते हैं, अपने नाम के आगे ब्रैकेट में लिख रहे होते हैं, अप्रूव्ड इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर बाय FBR। वो मतलब आप ये लिख सकते हैं इससे, अप्रूव्ड सेल टैक्स प्रैक्टिशनर बाय FBR, तो लोग ये शशका मार रहे होते हैं। उसके बाद आपको एक बयान हल्फी देना होगा कि ये जो ऊपर सारी इंफॉर्मेशन मैं जमा करवा रहा हूँ बिल्कुल एक्यूरेट एंड सही है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कंफर्म करें। सईदा सना, मेरी तरफ से आवाज का कोई इशू नहीं है, प्लीज आप हैंड फ्री यूज करें। अगर आप हैंड फ्री यूज नहीं कर रही हैं, आप लैपटॉप पे हैं, फिर भी हैंड फ्री यूज करें, अपने लैपटॉप की आवाज देखें कहीं कम तो नहीं की हुई आपने। जी, अगर टैक्स फॉर्म के साथ नहीं है तो देन अगर उसको काम आता है BSIT वाला, नहीं नहीं मेरे भाई, ये रूल आपका 86 से लेके तकरीबन 89 तक रूल्स हैं आपके इनकम टैक्स रूल्स। ITR इनकम टैक्स रूल्स में आगे बताता हूँ 2001, उसका जो रूल नंबर 86 है और उसे लेके ऑनवर्ड जो 89 तक है, ये ITP को डील करते हैं, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर को। BSIT वाला ये कानूनन नहीं ले सकता, ये सिर्फ कॉमर्स ग्रेजुएट या कॉमर्स से एसोसिएटेड जो लोग हैं उनको लिए वो कहा गया, ठीक है। MSc एक्चुअरियल वाला कॉमर्स वाला बंदा नहीं होता, ठीक है, हम साहब वो नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप लोगों को ज्यादा मसला हो रहा है तो मैं आपको मेरे भाई ये देखो ITR खोल के दिखा भी देता हूँ, आप फिर वो कहेंगे कानून खोल लिया, लेकिन अब मजबूरी है मेरी। ये देखें जी, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग का सवाल ही खत्म हो जाए। ना ना ना, BS इकोनॉमिक्स नहीं,
मैं आपको गलत बयान नहीं करूँ, फायदा नहीं। MBA फाइनेंस वाला ले सकता है मेरा भाई। ये देखो कौन कौन बंदा, रूल 86 उसका सब रूल, उसका रूल 1 और उसका जो सब रूल ए और उसकी जो क्लॉज है 1, ये देखें। नहीं जी हसन भाई, कम से कम आपने 7 पेपर उससे ज्यादा ICCA के क्लियर किए हो। ये देख लो, आपने लॉ में डिग्री की हुई है, ठीक है, और वो सेकंड डिवीजन में डिग्री हो, आप ITP ले सकते हैं। डिग्री इन कॉमर्स, यानी कि कॉमर्स में आपकी डिग्री हो, यानी कि कॉमर्स में डिग्री से मुराद ये ACCA मेंबर ले सकते हैं, हुमा ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इनकम टैक्स लॉ में आपने डिग्री की मतलब अपनी डिग्री के अंदर आपने क्या किया हो जी, टैक्स भी पढ़ा हो और उसके अलावा अकाउंटिंग भी पढ़ी हो, ठीक है, और उसमें या फिर आपने इनकम टैक्स के साथ आपने ऑडिटिंग वगैरह पढ़ी हो, ठीक है। ये साइड से मैं आपको घुमाना नहीं चाह रहा था। BBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वो किया हो, बिजनेस मैनेजमेंट साइंसेज किए हो, ठीक है। और ये जब आप घुमा फिरा के सारा पढ़ेंगे, और ये जो CACC वाले लोग कह रहे हैं ना, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये लोग भी कर सकते हैं, जिन लोगों ने ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान फला फला फला, ये आप पढ़ लोगे, रूल 86 पढ़ लेना मेरे भाई, आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, ठीक है इंशाल्लाह। और वो बंदा जिसको डेबिट क्रेडिट का पता हो, कैन सिंपल BS रिलेशन नहीं जी, मैं ऐसे नहीं कहूँगा, ये रूल आप पढ़ लेंगे, ठीक है। MCOM LLB वाले ले गए, मैकेनिकल इंजीनियर नहीं ले सकता सर भाई, मैंने बताया है आपका कॉमर्स है, हमारी कॉमर्स से तल्लक ही नहीं है। आप काम सीख सकते हो, काम जो मैंने बोला कि बगैर लाइसेंस के ये वाले काम है, ये कर सकते हो, मसला नहीं है। लेकिन आपके पास बकायदा जो एक लाइसेंस है, ये नहीं है कि लाइसेंस मिलने से आपको सुपर पावर बन जाओगे, डजेंट मीन कि आप सुपर पावर बन जाओगे। ये है कि आप अपना एक कार्ड बनवा लो, आगे लिख लो ब्रैकेट में ITP हूँ, ये हूँ वो हूँ, ठीक है, तो आपकी मर्जी है। BCom वाला बिल्कुल मिनिमम BCom क्वालिफिकेशन है, BCom वाला ले सकता है, बताया। BCom MCom MBA फाइनेंस वाला नहीं ले सकता। रेडमी अब, रेडमी अब आपने अनम्यूट किया ना, तो मैं रिमूव कर दूंगा क्लास से। अच्छा जी, इस हमारे कोर्स में तकरीबन हम 4 महीने पढ़ेंगे, तकरीबन 32 से लेके 35 लेक्चर तक होंगे, 1.5 घंटे का तकरीबन एक लेक्चर होगा। एक मिनट जी, इस भाई साहब को तो मुझे रिमूव कर लेने दे, पक्का पक्का रिमूव। अच्छा जी, उसके अलावा ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 60 क्रेडिट आवर, 60 से 65 क्रेडिट आवर का हमारा कोर्स होगा। अच्छा जी, हमारे कोर्स में हमारा कुछ सीक्वेंस इस तरह से होगा, हम SCCP एंड कॉर्पोरेट फाइलिंग से स्टार्ट होंगे, हम बिजनेस इनकॉर्पोरेशन से स्टार्ट करेंगे। यानी कि इसका सबसे पहले बिजनेस बनाया जाएगा, बिजनेस रन होगा तो देन वो आप कह लीजिए, बिजनेस रन होने के बाद टैक्स की बात आती है। और आप कहें नहीं जी मैंने बिजनेस बनाया नहीं, पहले टैक्स की बात करें, मेरी बात सुने। और आप गाड़ी लेंगे तो फ्यूल का खर्चा आएगा, समझो कि आपका जो टैक्स है वो एक किस्म का एक्सपेंस है बिजनेस का। तो हम पहले बिजनेस सेटअप करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे जाएंगे, अपना लोगो वगैरह रजिस्टर करेंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करेंगे, देन हल्की सी अकाउंटिंग पढ़ के इनकम टैक्स देन सेल्स टैक्स पे जाएंगे, ठीक है। ये हमारा होगा तकरीबन रोड मैप जिसको हम फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले एक आयरस है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको आयरस पे लेके जाऊंगा जी। 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, हफ्ते में 2 लेक्चर होंगे। जी मरियम, आप बिल्कुल ये कोर्स कर सकती हैं, कोर्स करने के इंशाल्लाह आपको बेनिफिट होंगे। जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, बुकिश नॉलेज पढ़ा हुआ है, यहाँ पे आपको वो प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ नजर आ रहा होगा। बीकॉम इज इक्विवेलेंट टू A लेवल। नहीं भाई क्या हो गया बीकॉम। लेक्चर डेज, जी लेक्चर डेज मंडे ट्यूसडे हुआ करेंगे इंशाल्लाह। लेक्चर वीक में कितने होंगे? अच्छा जी, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आप सोल प्रोप्राइटर का एनटीएन कैसे लेते हैं, ठीक है, उसकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं ये मुकम्मल चीज़ों को यहाँ से वन बाय वन ये थ्योरी के तौर पे नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, ये स्लाइड्स मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। ये अगर मैं यही पढ़ाने लग गया ना, तो आपको समझो कि आप कहेंगे यार ये आउटलाइन पढ़ा रहा है, ये इसका कोई फायदा नहीं है। मैं कोई ऐसी चीज़ बताता हूँ जिसमें आप कुछ सीख के जाएं, ठीक है। भाईजान बीकॉम आईटी वाला, बिल्कुल बीकॉम की बात आ गई ना, तो बीकॉम आईटी और बीकॉम ऑनर्स तो दोनों ले सकते हैं। तो ये मैं आपको सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर पार्टनरशिप, फिर LLP, ठीक है, इनकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है ये बताऊंगा। देन कंपनी की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, कंपनी की जो नेसेसरी फाइलिंग है वो आपको बताऊंगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आपको बताऊंगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ आपका ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर्ड होगा वो बताऊंगा। डिस्ट्रिक्ट अकाउंटिंग बढ़ाई जाएगी, इनकम टैक्स बढ़ाया जाएगा, देन इनकम टैक्स के बाद सेल टैक्स बढ़ाया जाएगा। लेकिन असल मैंने आपको स्विच करना है, ये ग्रेजुएशन है, शरोन सलीम ग्रेजुएशन है।
उसके बाद सेल टैक्स पे हम आ जाएंगे, ठीक है। चलो खैर हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं, वो आउटलाइन तो आप लोग खुद ब खुद देख लेंगे जब मैं ग्रुप में भेजूंगा इंशाल्लाह। तो इसमें आपको बता दूं, सबसे पहले बिजनेस सेटअप किया जाता है, बिजनेस बनाया जाता है, बिजनेस को रजिस्टर कराया जाता है, उसके बाद आप सेल परचेज बाकी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके बिजनेस टैक्सेशन पे चले जाते हैं। बिजनेस टैक्सेशन में इनकम टैक्स भी है, सेल्स टैक्स भी है। जी आपको बिल्कुल वो वाला सेल टैक्स का एरिया बढ़ाया जाएगा, रिफंड का बताया जाएगा, बिजनेस टैक्स का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो हम अगर चलेंगे, इनकॉर्पोरेशन क्या है? इनकॉर्पोरेशन से मुराद है पाकिस्तान में बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाना। बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाने के आपके कौन कौन से मोड हो सकते हैं? लिमिटेड लिबर्टी, ये जी मेरा ख्याल लिमिटेड लिबर्टी पार्टनरशिप है। आप सोल प्रोप्राइटर के तौर पे काम कर सकते हो, पार्टनरशिप के तौर पे काम कर सकते हो, कंपनी के तौर पे काम कर सकते हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के तौर पे काम कर सकते हो। मेरा भाई अभी सब्र करें, सवाल आपके अब मैं आंसर नहीं करूंगा, सवाल के एंड पे हम आप जरूर पूछिएगा। हम देखें इंडिविजुअल से स्टार्ट होंगे, फिर पार्टनरशिप, फिर कंपनी पे जाएंगे। तो सारे सवाल आप एंड पे बचा के रख लें, कोई मसला नहीं है। आई शैल बी आंसरिंग यू, जब तक आपके सारे सवालों के जवाब ना हो जाए मुझे ना जाने दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, आउटलाइन भी आपको भेजूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले हम इंडिविजुअल की जो टैक्सेशन है वहां से ही स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इंडिविजुअल होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे है, उसके लिए कौन से सेक्शन है, देन हम पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन कैसे, सारी चीजें इंशाल्लाह। अच्छा जी, बिजनेस सेटअप किया। बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको पता है पाकिस्तान में तीन तरह से, चार तरह से बिजनेस हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लिमिटेड पार्टनरशिप, उसके बाद कंपनी है, ठीक है। ये क्लास ज्वाइन करने के बाद ख्याल क्या करें, अनम्यूट ना क्या करें। अच्छा, उसके बाद सोल प्रोप्राइटर को कहाँ पे रजिस्टर किया जाता है? एफबीआर में, फर्म को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास, आपकी लिमिटेड लिमिटेड पार्टनरशिप को एससीसीपी के साथ, कंपनी को भी एससीसीपी के साथ। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई कानून नहीं है, एफबीआर के साथ रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप के लिए आपका कानून है बाकायदा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। उसके बाद ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसके लिए एलएलपी एक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपकी कंपनी जो है, कंपनी के लिए कौन सा है? कंपनीज एक्ट है। ये तैयार इमरान साहब, मैं अमाम साहब, मैं एनजीओ नहीं बढ़ाने वाला है, मैं अकल बयानी करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद ये चीजें करवाई जाएंगी। 4 महीने का टाइम है, आप कोर्स स्केड्यूल और आउटलाइन को देखें, आपको आइडिया हो जाएगा, और जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कैसे बढ़ाया जा रहा है। सिर्फ खाना पूरी नहीं करनी है। अच्छा जी, उसके बाद आपकी बिजनेस सेटअप कर लिया हमने, वो पार्टनरशिप बना ली, सोल प्रोप्राइटर बना लिया, कंपनी बना ली, देन होती है ऑपरेशनल एक्टिविटी, जिनमें आप ये कहें कि कोई चीज़ आप बाय कर रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे, कुछ एक्सपेंसेस होंगे, तो इनके बारे में जो विद होल्डिंग वगैरह का कंसेप्ट है, विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करने का कंसेप्ट है, इंशाल्लाह वो चीज़ें आपको डिटेल से पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप बिजनेस बनाने के बाद ये सारा कुछ कर लेते हैं तो एंड पे प्रॉफिट आता है, तो यहाँ से आपका इनकम टैक्स स्टार्ट होता है। तो अगर आगे हम बढ़ें, ठीक है, बिजनेस टैक्सेशन में, तो आपके मशहूर ज़माना आइंस्टाइन साहब कहते हैं कि जी इनकम टैक्स समझना दुनिया में मुश्किल है। हालांकि दुनिया के जहनों का तीन आदमी ये कह रहे हैं, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर उसने कहा है तो कोई ना कोई वजह तो होगी। इनकम टैक्स में अगर हम चले जाएं, इनकम टैक्स बेसिकली आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स इसको क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक जगह से कहीं से सैलरी लेता हूँ, और मेरी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है, अगर उसमें से टैक्स काटने के बाद 5,000 रुपये का टैक्स अगर डिडक्ट कर लिया जाए, विदहेल्ड कर लिया जाए, मुझे 95,000 मिले, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 5,000 कट गया, अगर वैसे टैक्स ना होता तो ये 1 लाख का 1 लाख ये मेरी पॉकेट है, इसके अंदर आया था। लेकिन अब ये 5,000 कटने के बाद ये यहाँ पे मेरी जेब में अब 95,000 आया, मेरी जेब में लाख रुपया नहीं आया, तो इसने मेरी जेब को डायरेक्टली इफेक्ट किया है, ठीक है। जैसी चीज जो आपको डायरेक्टली इफेक्ट करती है, आपके जेब पे असर अंदाज होती है, तो हम कहते हैं कि ऐसा टैक्स जो डायरेक्टली हमें इफेक्ट कर रहा है वो डायरेक्ट टैक्स है। ये कैसा होता है? यानी कि जिसका बर्डन एंड पेमेंट सेम पर्सन पे आती है। बर्डन एंड पेमेंट सेम पर्सन पे आती है, क्या मतलब? यानी कि जो पे करने वाला है वो भी वही बंदा है, और जो बर्दाश्त करने वाला है, जो एट द एंड जिसको फेस करना है वो भी सेम बंदा है। क्या कोई ऐसा टैक्स भी होता है जो पे पहले कोई और करता है, बर्दाश्त कोई और करता है? जी बताते हैं, वो है सेल टैक्स, जिसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। क्या मतलब? मिसाल के तौर पे एक बंदा है जो चीजें बनाता है, बनाने के बाद वो अपनी फैक्ट्री के अंदर जो भी उसने चीजें बनाई, मिसाल के तौर पे उसने एक शैम्पू का पैकेट बनाया। आपने कभी शैम्पू का पैकेट ही देखा हो तो उसके ऊपर आपको पता है कि एक लिखा होता है MRP, मैन्युफैक्चर रिटेल प्राइस। उसके अंदर कॉस्ट भी होती है, प्लस उसके ऊपर सेल टैक्स भी होता है। कभी आप ऐसा दुकान वाले को जाके नहीं कहते कि यार मैं सेल टैक्स नहीं दूंगा, मैं से ये जो दूसरी कॉस्ट है ना वो ले लो। वो कहेगा भाई भाग जा, ऐसे नहीं होता होता।
अब बेसिकली हुआ कि जब चीज बनाई, जिसने चीज बनाई होगी उसने गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवा दिया होगा सेल टैक्स उसने। अब जब चीज अगले बंदे को बेची, लेट्स सपोज होलसेलर को बेची, जब मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर के पास चीज आई, तो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बोला भाई इतनी की कॉस्ट है ये भी मुझे दे दो, और इतने मैंने गवर्नमेंट के खजाने में पैसे जमा करवाए हैं, जो सेल टैक्स है वो भी दे दो। होलसेलर ने आगे डीलर को दी, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटर को दी। अब डिस्ट्रीब्यूटर साहब ने क्या बोला, उसने कहा जी ऐसा करो कि मुझे डील अपना होलसेलर बोल रहा है कि इतनी कॉस्ट भी वापस करो और इतना वो भी वापस करो जो सेल टैक्स है। एट देन जब एंड कंज्यूमर के पास आएगी तो एंड कंज्यूमर क्या क्या चीज दे रहा होगा, कॉस्ट भी दे रहा होगा और उस पर सेल टैक्स की जो अमाउंट है वो भी दे रहा होगा। यानी कि आप ये कह लें कि चली कहाँ से, पहले पे किसने, पहले लम्हे में किसने पे की थी, पहले लम्हे में पे की थी मैन्युफैक्चरर ने, ठीक है। और उसके बाद मैन्युफैक्चरर के पे करने के बाद एट द एंड फेस किसने की, मैन्युफैक्चरर ने पे की, लेकिन उसने अगले बंदे से ले लिया। किससे, होलसेलर है, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर से ले लिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने एंड कंज्यूमर से ले लिया, और एंड कंज्यूमर ने सारा अपनी जेब से पे किया और उसने उसको फेस किया। ये वाली बात आपको समझ आई है? इसको कैसे लिखा गया, कहता है पेमेंट बाय वन पर्सन हु विल अडमनीफाई, जो बाद में किसी और से ले लेगा, ठीक है, थ्रो रिकवरी ऑफ द सेम, वो पूरी रकम को फ्रॉम अनदर पर्सन, किसी और से। मुझे ये बताएं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का आपको कंसेप्ट हो गया, पता चल गया कि क्या मतलब है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का? ये प्लीज कंफर्म करें। चलें, उसके बाद अगर हम अगले लम्हे जाए, शाबाश शाबाश, ये जो लोग क्लास के अंदर कमेंट्स करते हैं ये लोग ज्यादा बेहतर हैं उन लोगों से जो, अब मैं क्या कहूँ, तो थोड़ी नलायकी करते हैं, लिख नहीं पाते। उसका होता ही है कि आप लोग एक्टिवली जब पार्टिसिपेट करते हैं, मैसेज करते हैं, तो आपको लगता है मैं क्लास का हिस्सा हूँ। जब आप वो फिर मैसेज टाइप नहीं करते तो इस तरह समझे कि जैसे आप सो रहे होते हैं। तो आगे अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, टैक्सेशन में सबसे पहले इनकम टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स में तीन चीजें हैं। कौन कौन तीन चीजें हैं? एक तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001 का, यानी कि एक हमारा कानून है। उसके बाद आपके इनकम टैक्स रूल्स हैं 2002 के, यानी कि एक ऑर्डिनेंस है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपके इनकम टैक्स रूल्स हैं, और तीसरे नंबर पे अदर्स हैं। अदर्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ इन चीजों को अगली स्लाइड पे जाके, अभी मैं इन दो चीजों के बारे में, ये एक समझाने की हद तक एक नहीं आ रही जी, सब कुछ क्लियर है। एक चीज बात याद रखिएगा कि मिसाल के तौर पे मोहम्मद अबू बकर साहब, आपने खुद ब खुद कैमरा ऑन किया हुआ है या गलती से हुआ है? मुझे कोई एतराज नहीं है, कैमरा ऑन भी रखे फिर भी एतराज नहीं है, लेकिन इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि कहीं गलती से ना हो गया और आपसे बंद ना हो रहा हो। जी जी, जशान अजमल साहब अभी बताऊंगा, अल्लाह के हुक्म से बता के जाऊंगा, ना जाऊं तो मुझे ना जान दीजिएगा, बताओ ना तो। एक बात याद रख लें, मुझे एक बात का आप जवाब दें, समझाने की हद तक जरूरी है, कोई आसान मसाल हो जिससे आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड इनकम टैक्स के रूल्स की समझ आ जाए। अगर कोई बंदा आपको कहता है कि यार आप सीए कर लो, आप कहते हैं यार मैं सीए कैसे करूं, वो कहेगा यार सीए के पेपर पास करने पड़ेंगे। आपको कैसे पास करूंगा, वो कहेगा किसी कॉलेज में एडमिशन लो, तैयारी करो। ये जो आपको तरीका बता रहा है, प्रोसीजर बता रहा है, ठीक है, ये रूल्स में होगा, और जो कह रहा है ना सीए कर लो, ठीक है, वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नहीं समझ आई। इसको और बेहतर अंदाज में बताते हैं। अच्छा जी, समझाने के लिए, अच्छा जी, एक बंदा है मतलब, बल्कि कुरान मजीद की एक मिसाल है कि मतलब कुरान मजीद में है जी नमाज पढ़ो, ठीक है, क्या कुरान मजीद फुरकान हमीद में है कि नमाज कैसे पढ़े? नहीं पता। तो कुरान मजीद ने हुक्म दिया नमाज पढ़ी जाए, ठीक है, और जब आए अपना सुन्ना पे, सुन्ना ने गाइड किया, प्रोसीजर दिया कि नमाज पढ़नी कैसे, ठीक है। तो समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ भाई, कोई गुस्ताखी का ना देख लीजिएगा, अल्लाह माफ करे, मैं तो सोच भी नहीं सकता इसे मिसाल देने के लिए, लेकिन समझाने के लिए। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बताएगा कि आपको, आपने कोई काम करना है, रूल्स आपको बताएंगे कि काम करना कैसे है, यानी कि फिर ये प्रोसीजरल लॉ है, ये प्रोसीजर बताता है, और ऑर्डिनेंस क्या बताता है आपको, ऑर्डिनेंस बताएगा कि कोई चीज की जाए, कैसे की जाए, ये आपको 2002 के बताएंगे जो रूल्स हैं। यानी कि प्रोसीजर किसके अंदर है, 2002 के रूल्स के अंदर है, और ऑर्डिनेंस के अंदर क्या चीज है, वो एग्जैक्ट लॉ है। इसका मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पे कुरान मजीद में हुक्म ना होता नमाज का, और वैसे अगर हम सुन्ना में पढ़ लेते कि यार नमाज ऐसे पढ़ते हैं, तो हमें पता ना चलता कि यार ये नमाज है, मतलब हम सोचने लग जाते। तो इस तरह से याद रखिएगा कि रूल्स फिर अपनी जात में कुछ नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना कि सुन्ना में अगर गाइडेंस होती लेकिन आगे कुरान मजीद में कोई चीज ना होती, तो only provide information class conduct। नहीं नहीं, सब कुछ होगा, अभी अभी मुझे क्लास कंप्लीट करने थे, आपके ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर करूंगा।
तो इसका मतलब ये है कि जो रूल्स हैं ये आपको प्रोसीजर बता रहे होंगे, रूल्स अपनी जात में कुछ नहीं है। मैं सुन्ना के बारे में या कुरान के बारे में कुछ बात नहीं बता रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ रूल्स अपनी जात में अधूरे हैं। रूल्स लाजमी तौर पे किसी ना किसी सेक्शन के साथ जुड़े हुए होंगे, रूल्स लाजमी तौर पे किसी ना किसी सेक्शन के साथ जुड़े हुए होंगे। रूल को अकेला पढ़ के आपको मजा नहीं आएगा, समझ नहीं आएगी, आपको पता नहीं चलेगा ये क्या है। लेकिन जब आप सेक्शन को पढ़ेंगे, जब भी किसी सेक्शन के अंदर वर्ड लिखा हो एज मे बी प्रोवाइडेड, आपने कहना है जी इसके बारे में मजीद गाइडेंस हमारा कौन दे रहा है, इनकम टैक्स जो रूल्स हैं 2002 वो गाइड कर रहे हैं। यानी कि आपको फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और इनकम टैक्स रूल्स का आइडिया हो गया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के 242 सेक्शन है, ठीक है, 242 242 सेक्शन है, और इन 242 सेक्शन का जुड़े हुए रूल्स हैं, ठीक है। अच्छा ये भाई मेहरबानी क्या करें, फिर अगर मैं किसी को रिमूव करूंगा ना, फिर उस बंदे ने बड़ा नाराज होना है कि यार मेरे साथ तो ज्यादती होगी। ये रिमूव कर दिया साहब, क्योंकि इसकी वजह से बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं। अल्लाह के बंदे, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपको 1984 किसने बता दिया? अल्लाह के बंदे अभी सबर करो, बाद में बता। जितने सवाल हैं अपने पास इकट्ठे करते जाएं, अपने नोट पैड पे डायरी पे साइड पे लिखते जाएं, मैं आपको बता के जाऊंगा। अच्छा जी, उसके बाद आपके शेड्यूल 14 शेड्यूल हैं। ये 14 शेड्यूल ऐसे ही हैं, मैं आपको इसकी अगर मिसाल दे दूं, मिसाल के तौर पे अब हर सेक्शन के अंदर लिखा होता है फलां चीज का ये टैक्स है, किसी सेक्शन में लिखा होता कंपनी का, बैंकिंग कंपनी का ये टैक्स रेट है, फलां बिजनेस का ये है, मतलब डिफरेंट सेक्शन में उसने रेट लिख देता। तो कितना अजीब सा बुरा सा भद्दा सा ला हो जाता। सेक्शन 12 लिखा होता कि इस चीज को सैलरी कहते हैं, उसके साथ ही वो जोड़ के लिख देता कि नावे वाला सैलरी पे जो है ना, अल्लाह आपका भला करे, ये वाली जो अमाउंट है इतना इनकम टैक्स आपका बनेगा। तो मतलब अधूरी सी बात हो जाती है, ठीक है। तो आप ये बात याद रखें कि फिर उसने क्या किया कि उसने ऐसे रेट्स को एक जगह पे क्लब कर दिया, इकट्ठा करके लिख दिया, जो शेड्यूल 1 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, ठीक है। इस तरह शेड्यूल 2 में एग्जाम्पशन को लिख दिया, एंड इस तरह सो ऑन। यानी कि हमें थोड़ा समझने की जरूरत है, शेड्यूल इसलिए आते हैं ताकि कानून की खूबसूरती बरकरार रखें। मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा, आप स्कूल के प्रिंसिपल को या कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन देते हैं, हेडमास्टर को एप्लीकेशन देते हैं, यार मुझे छुट्टी चाहिए, और आप ऐसा करें ऊपर लिखें कि 1.5 साल फला 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 मैं फलां बंदा हूँ, मैं बड़ा बीमार हूँ, तो मुझे छुट्टी चाहिए, और एप्लीकेशन के साथ ही आप क्या अटैच कर दें, अंदर ही सर्टिफिकेट को डिस्पैच कर दें, लगा दें उसको अपना हॉस्पिटल का। तो कैसा अजीब सी एप्लीकेशन हो जाएगी, अंदर आपने बूंद से लगाई हो, गम से लगाई हो, तो अजीब सी हरकत है। हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन लिख के उसके एनेक्जर के तौर पे क्या करते होते हैं, उस एप्लीकेशन को अटैच कर देते हैं। तो मतलब वो फिर कितना खूबसूरत सी हो जाती है, एप्लीकेशन है ये साथ उसका एनेक्जर है। तो ये जो शेड्यूल्स हैं ये भी सॉर्ट ऑफ एनेक्जर होते हैं, जो डिफरेंट चीजों के बारे में हमें गाइड कर रहे होंगे, ठीक है। यानी कि फिर किस चीज़ों के बारे में गाइड कर रहे होंगे, लेट्स सपोज मैंने आपको बताया रेट्स के बारे में गाइड कर रहे होंगे, आपकी एग्जाम्पशन के बारे में गाइड कर रहे होंगे, एंड सो ऑन। 14 शेड्यूल्स हैं, उनमें से मैं आपको शेड्यूल जो है लाजमी तौर पे थोड़ा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का शेड्यूल 1 बताऊंगा, आपको शेड्यूल 2 के बारे में बताऊंगा। अभी आगे चलते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं जिनका आपको पता होना चाहिए अदर्स का। अच्छा यहाँ तक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड इनकम टैक्स रूल 2002 आपको क्लियर हो गए? प्लीज कंफर्म करें। जी चलें, शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। ये प्लीज आप अपनी आदत बना लें, सारे लोग जवाब दिया करें, सारे लोग। अदर्स पे आते हैं। अदर्स की मिसाल ऐसे ही है जैसे आपकी बाइक की मिसाल दूंगा। आपकी बाइक के अंदर एक टूल किट होती है। जब आप जा रहे होते हैं, आपकी अगर बाइक खराब हो जाए, आप अपना टूल किट निकालते हैं, आप देख लेते हैं यार इसमें ये इशू है, ये फला इशू है, ठीक है। तो मतलब आप आसान अल्फाज में कह लो कि आप उस गाड़ी को थोड़ा वक्ती तौर पर सेट कर लेते हैं, प्लग पाना निकालते हैं, प्लग चेक कर लेते हैं, ये डिफरेंट चीजें। तो अब ये जो एस आर ओ सर्कुलर सर्कुलर लेटर्स है ना, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के टूल किट है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के टूल किट है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से अगर लागू करना हो, आज अगर कोई नया कानून टैक्स लगाना है, कोई एग्जिस्टिंग टैक्स को खत्म करना है, तो क्या करेंगे, एफबीआर वाले एक एसआरओ जारी करके वो कानून टैक्स को, सर आवाज बहुत ज्यादा कट कट के आ रही है, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा। फराज अब्बासी टू एवरीवन। जी, ये फराज साहब सही कह रहे हैं आवाज का? फराज साहब अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें मेरा भाई। अब्बासी साहब मुझे लगता है ऐसा है कि जैसे आप कहीं जीएचक्यू के करीब हैं, हम तो पिंडी से हैं आप, अब्बासी कम्युनिटी
वहां पे बैठी हुई है। अच्छा जी, अब ये जो आपका एसआरओ है, ये चीजें आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को, जैसे आपकी बाइक को स्मूथ चलाने के लिए आपको टूल किट दिए जाते हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को बेहतर और बल्कि बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए आपको ये टूल किट दिए जाते हैं। ये कौन कौन से टूल किट है, सुने जी, इन तीनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एसआरओ सर्कुलर लेटर्स, ठीक है, या गाइडेंस टू इनकम टैक्स अथॉरिटी, ये है क्या? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी आपकी सर अदर्स वाला कॉलम नहीं भाई, अदर्स वाला अभी समझा रहा हूँ ना, अभी मुकम्मल ही कहाँ किया है, जल्दबाजी बहुत करते हो। ये अदर्स को खोल तो दिया है। अच्छा जी, एक होता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन क्या होता है? कानून साजी। पाकिस्तान के अंदर कोई भी कानून बनाना हो तो सबसे सुप्रीम अदारा आपका पार्लियामेंट या मजलिस शूरा है, जो आपके कानून बनाता है। पार्लियामेंट या मजलिस शूरा में आपका कौन कौन लोग आते हैं जी? नेशनल असेंबली आता है, सेनेट आता है, एंड प्रेसिडेंट साहब आते हैं। तो कुछ जगहों पे कानून मतलब पार्लियामेंट ने अपनी कानून साजी की पावर्स कुछ ऐसे अदारों को दे दी हैं जो पार्लियामेंट से ज्यादा समझदार हैं, जो ज्यादा एक्सपर्ट हैं। ठीक है, क्या मतलब? यानी कि जैसे यूनिवर्सिटियों के अपने कानून होते हैं, वो अपना एक कानून बना के बैठे होते हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि अगर इनकम टैक्स का कोई मैटर हो तो उसके लिए क्या पार्लियामेंट ज्यादा समझदार है या एफबीआर में बैठे हुए लोग ज्यादा समझदार है? एफबीआर ज्यादा समझदार है। तो इन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, किन्होंने? आपके पार्लियामेंट ने बोला एफबीआर को कि आप अपने मुतालिक कुछ छोटे मोटे कानून खुद बना सकते हो, हम आपको डेलीगेट कर दे रहे हैं पावर्स को। कौन सी पावर्स को? जो कानून साजी की पावर्स हैं वो आपको डेलीगेट कर, ठीक है, डेलीगेट कर दो। अब एफबीआर वाले क्या करेंगे कि ये डेलीगेटेड पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कानून में दो तरह से, एज में भी प्रोवाइडेड लिखा हो या ना लिखा हो, अगर लिखा होगा तो फिर भी इसके बारे में। जी हाँ, आवाज आ रही है मेरे भाई, सबको आ रही है। कौन कह रहा है आवाज नहीं आ रही? क्लियर है यार, हमें डिस्टर्ब ना करो, आवाज बिल्कुल क्लियर है। फजूल में आप अपनी डिवाइसेस को चेक करें। बस ये कोई बंदा बोले ना वॉइस नॉट क्लियर, तो कोई एक बंदा बस बता दिया करे वॉइस क्लियर, ताकि ना इन लोगों का जो है ना, मैं उनके पे कहानी ना धरूं। मेरा भाई, मैंने ना ये साथ में ना, ये समझे कि दो कंप्यूटर अलग कनेक्ट किया हुआ, मैं देखता रहता हूँ वो उधर देखता है कि वॉइस वॉइस का इशू है कि नहीं है। मुझे बिल्कुल वो बता रहा है कि साउंड क्वालिटी इज क्वाइट फाइन। अच्छा, डेलीगेटेड पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एफबीआर क्या करेगा? इशू करेगा एसआरओ। अब एसआरओ क्या है? ये है जी आपका प्रॉपर समझो लॉ ही है। इट हैज सेम पावर, जो एसआरओ आता है इट हैज सेम पावर्स, ठीक है, जिसके जरिए समझे कि जैसे कानून की पावर्स हैं, एसआरओ भी कानून का दर्जा रखता है। स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स। स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स क्या है कि ये आपका कानून ही है, ठीक है। यानी कि आप ये समझना है कि इसको कहते हैं हम एक्सटेंशन ऑफ द लॉ। एसआरओ क्या होता है? वैसे तो इसका है स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स, यानी कि एसआरओ। और अगर इसको मैं और थोड़ा सा और अल्फाज में लिखूं तो मैं कहूँ एक्सप्लेनेशन, सॉरी एक्सप्लेनेशन कह रहा हूँ, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ द लॉ। यानी कि डेलीगेटेड पावर के जरिए एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा। उस डॉक्यूमेंट में कोई एक नया कानून, जो प्रॉपर आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, उससे कोई एक्स्ट्रा छोटी सी कोई चीज, कोई कानून, कोई जैसे मिसाल के तौर पे फला फला प्रोडक्ट पे 25% टैक्स लगेगा, सेल टैक्स लगेगा। अब वो कानून के अंदर नहीं लिखा होगा। एसआरओ जारी करके, मैं आप ये आप कह सकते हैं सेल टैक्स की बात करें, लेकिन एसआरओ की समझा रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ। यानी कि वो फिर उन्होंने लॉ को एक्सटेंड किया। कैसे किया? एसआरओ जारी करके उन्होंने एक समझ लो कि कानून को एक्सटेंड कर दिया, और जो एसआरओ आया ये प्रॉपर कानून ही है, और एसआरओ बाइंडिंग होता है हर बंदे पे, और इसको लॉ का हिस्सा समझा जाता है। जी मुझे बताएं कि एसआर को समझ आई है? चलें, ठीक है। याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस हो रही हैं। दीज आर द पिलर्स, ठीक है, तो आपने याद रखना है।
अच्छा जी, अगले लम्हे में हम जाते हैं तो ये चीज आ जाती है आपका सर्कुलर। अब सर्कुलर क्या है? ये था एक्सटेंशन ऑफ लॉ, ये है एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ। क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, यानी कि लॉ की एक्सप्लेनेशन। ये कैसे है? सेक्शन 206 एंड 214 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ठीक है। ये आपको समझाते हैं कि आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जो दो सेक्शन है, ये पावर देते हैं कि एफबीआर को, कि एफबीआर इशू कर सकता है सर्कुलर को। ये क्यों इशू किया जाएगा? ताकि गाइड किया जा सके टैक्स पेयर को एंड टैक्स ऑफिसर को। मिसाल के तौर पे एक चीज है, मैं उसके टैक्स का कुछ और काम करता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं वो टैक्स का उस पर किसी और तरह से काम कर रहे हैं, एफबीआर वाले उस चीज को किसी और अंदाज से देख रहे हैं। तो जो अब जब एफबीआर वाले पॉलिसी मेकिंग जो वाला जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार हर बंदे ने अपनी फनकारी लगाई हुई है, लोगों को समझ नहीं आ रही, लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा चलो एक सर्कुलर जारी करते हैं, अवाम को गाइड करते हैं, इससे टैक्स पेयर को पता चल जाएगा, इससे टैक्स ऑफिशियल को एफबीआर के लोगों को पता चल जाएगा, ताकि मतलब वो एक कंसिस्टेंसी, ताकि टैक्स के मैटर में कंसिस्टेंसी आ सके। और टैक्स के मैटर में जब कंसिस्टेंसी आ जाएगी तो फिर सारे लोग एक जैसा काम कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये जो सर्कुलर होते हैं ये हर बंदे पे बाइंडिंग होते हैं, लेकिन ये अदर देन कमिश्नर अपील, ये कमिश्नर अपील पे एप्लीकेबल नहीं होते, यानी कि कमिश्नर अपील इसको फॉलो नहीं करता। आप कहेंगे ये कहाँ पे लिखा हुआ है? भाई ये सेक्शन इसीलिए लिखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जब इन दो सेक्शन को आपको पढ़ेंगे आपको सवालों का जवाब मिल जाएगा। फिर सर्कुलर लेटर या गाइडेंस टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज आ जाती हैं। अब ये जो सर्कुलर लेटर या गाइडेंस है, इसके जरिए क्या है? ये था एक्सटेंशन ऑफ लॉ, ये है एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ। रेडमी नोट 9, एक तो आप इंसानों की तरह अपना नाम लिख लो मेरे दोस्त, और दूसरे नंबर पे ना ये लाइनें मैंने नहीं, क्लास को अटेंटिवली आप मतलब ना लाइनें मारने लगे हुए हैं। बोर हो रहे हो तो थोड़ा उठ के बैठो और पानी शानी पियो ताकि एक्टिव हो, और साथ क्लास के जवाब भी दो। अच्छा जी, सर्कुलर लेटर जो है या इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये इशू करती है एफबीआर, इनकम टैक्स अथॉरिटी एफबीआर इशू करता है ताकि इनकम टैक्स अथॉरिटी को असिस्ट कर सके, गाइड कर सके, इंस्ट्रक्ट कर सके। कौन? एफबीआर। यानी कि एफबीआर अपने स्टाफ को, ये देखो ये दोनों के लिए होते हैं, टैक्स पेयर के लिए भी होते हैं, एफबीआर के अपने ऑफिसर के लिए भी होते हैं, लेकिन ये वाली जो चीज है ये सिर्फ टैक्सेशन ऑफिसर्स के लिए होती है। ये जो सर्कुलर लेटर्स होते हैं ये सिर्फ टैक्सेशन ऑफिसर के लिए होते हैं। इसके जरिए क्या होता है? सारा एक्सटेंशन लगाने सर्कुलर, पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं, चलो। अच्छा जी, असिस्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए एंड इंस्ट्रक्ट करने के लिए एफबीआर अपने टैक्स ऑफिसर्स को क्या जारी करता है? सर्कुलर लेटर जारी करता है। और इट हैज सेम पावर्स, इट हैज सेम पावर्स, ठीक है। सेम पावर से क्या मुराद है? ये यानी कि जिस तरह से सर्कुलर आपके अप्लाई होते हैं, किस किस पे अप्लाई होते हैं? सब लोगों पे अप्लाई होते हैं। सब लोगों से मुराद ये क्या है कि डिपार्टमेंट के जितने भी लोग होते हैं, यानी कि ये फिर सर्कुलर जो लेटर सर्कुलर होता है ये आपके टैक्स पेयर पे एप्लीकेबल नहीं होता। गाइडेंस तो होती है, ठीक है, गाइडेंस तो होती है, लेकिन आपका सर्कुलर कभी भी टैक्स पेयर पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। सेक्शन पढ़ के आपको पता चल जाएगा। तो जो आपके ये सर्कुलर लेटर्स हैं, ये बिल्कुल इन्होंने अच्छा वर्ड यूज किया है भाई ने, कि ये इंटरनल होते हैं, ये कोई एक्सटर्नल पब्लिक के लिए नहीं होते, ठीक है। इसमें गाइड या असिस्ट या इंस्ट्रक्ट किया जा रहा होता है जी। अब ये जो भाई साहब पूछ रहे थे अदर की समझ नहीं आ रही, तो अब बताएं जी अदर की समझ आ गई है? अदर में तीन चीजें हैं, यानी कि जब ये तीनों चीजें मिलेंगी तो तब हम कहेंगे कि भाईजान ये जो प्रॉपर चीज है ये फला है, ठीक है। यानी कि तब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपका कंप्लीट होता है। कमिश्नर अपील ने एक सर्कुलर पढ़ा, सर्कुलर में कुछ चीज लिखी हुई थी, कमिश्नर अपील कहता जाओ मैं नहीं मानता, तो हम उसको ये नहीं कह सकते आपको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कानून में लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे आपके एक सर्कुलर सर्कुलर जारी होता है, उसके अंदर लिखा होता है कि जो फलाम वाला मैटर है ना, वो लेट्स सपोज उस पर 2% का डेप्रिसिएशन का रेट लगेगा, मैं जस्ट कोटिंग एन डमी एग्जांपल। तो कमिश्नर अपील कहता है नहीं, मैं तो इस लेटर को मानता ही नहीं हूँ। तो आप ऐसा नहीं कह सकते सर, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि सर्कुलर लेटर के जरिए जो हुक्म दिया जा रहा होता है, जो बात की जा रही होती है, कमिश्नर प्लीज उसको ना भी फॉलो करे तो हम उसको डांट डपट नहीं कर सकते, उसको हुक्म नहीं कर सकते, कानून इस बात की इजाजत देगा।
या सर्कुलर लेटर को मुश्किल तो नहीं बताया? सर्कुलर लेटर का ये मेरे दोस्त हमने बोला है, सर्कुलर लेटर एफबीआर जारी करेगा, ठीक है। क्यों जारी करेगा? अपने टैक्सेशन ऑफिसर्स को असिस्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए या इंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। यानी कि आपके टैक्सेशन ऑफिसर जो है वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि उनको मजीद असिस्टेंस की जरूरत है, कोई ऐसा काम कर रहे हैं उनको गाइडेंस की जरूरत है, कोई ऐसा काम है जो इंस्ट्रक्शन की। आप कहेंगे ये काम सर्कुलर के जरिए भी हो सकता था कि हम इंस्ट्रक्ट गाड़ी अप्लाई कर सकें। भाईजान वो उसमें ये कह लें कि वो टैक्स पेयर के लिए भी होता है, ऑफिशियल के लिए भी होता है, लेकिन ये वाली जो डॉक्यूमेंट है ये सिर्फ सिर्फ आपके एफबीआर के इंटरनल स्टाफ के लिए होती है। अल्टीमेट अथॉरिटी रेस्ट विद द कमिश्नर। मैंने तो ऐसी चीज नहीं बोली, ये तो कमिश्नर अपील है, और ऐसा वर्ड भी मैंने नहीं बोला जिसमें मैं ऐसा बोल रहा हूँ। चलें जी आगे बढ़ते हैं। जैसे सेल टैक्स की बात करें तो सेल टैक्स आपका सेल टैक्स ऑन गुड्स भी होता है, सेल टैक्स ऑन सर्विसेज भी होता है। सेल टैक्स ऑन गुड्स क्या है? जैसे आप कोई भी चीज बाय करते हैं मार्केट से, आप देख लें, लेट्स फॉर गुड्स में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, कोई भी चीज आपकी, आपका सिगरेट, शैम्पू, टूथपेस्ट, आपका बैग है, आपकी कोई भी चीज है जो गुड्स है, उस पे आपका सेल टैक्स भी लगता है, आपकी सर्विसेज पे भी लगता है। 18वीं तरमीम के बाद जो गुड्स पे सेल टैक्स लेना है ये फेडरल गवर्नमेंट की पावर्स है, और जो सर्विसेज हैं उन पे सेल टैक्स लेना आपकी प्रोविजनल गवर्नमेंट की पावर है, ठीक है। आपको सेल टैक्स ऑन गुड्स भी बढ़ाया जाएगा, आपको सेल टैक्स ऑन सर्विसेज भी बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और गुड्स की अगर बात करें, सेल टैक्स ऑन जो गुड्स है इसमें आपका अगेन सेल टैक्स एक्ट है। एक्ट ऐसे ही आप कह लें कि जैसे पहले हमने कहा था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, फिर इसके रूल्स हैं 2006 के, फिर 2007 के स्पेशल टैक्स प्रोसीजर रूल्स हैं, ठीक है। फिर आपके 2007 के विदहोल्डिंग रूल्स भी हैं। यानी कि इन सब को बना मिला लोगे तो देन आपका सेल टैक्स एक्ट बनेगा, और इसमें भी आगे एसआर वगैरह सारी चीजें हैं, सर्कुलर भी होते हैं, इसमें भी सर्कुलर लेटर्स भी होते हैं, ठीक है। याद रखें कि जो आपका कानून है वो तो आपको पता है, लॉ है। जो आपके रूल्स हैं ये आपको प्रोसीजर बताते हैं, ठीक है। जो आपके ये स्पेशल प्रोसीजर रूल्स हैं ये वाले, ये कुछ स्पेशल एंटिटीज के लिए हैं, दैट्स फॉर रिटेलर के लिए, इलेक्ट्रिक पावर कंपनियों के लिए, नेचुरल गैस की कंपनियों के लिए, सब अदर एंटिटीज के लिए। तो समझो कि ये फिर इतने अहम नहीं है, अगर किसी आप खास सेक्टर में बैठे हुए तो ये वाला रूल आपके लिए अहम हो सकता है, वरना नहीं है, ठीक है। वरना ये दो अहम है, और ये वाला भी अहम है। ये वाले क्या है कि विदहोल्डिंग, जब आप किसी बंदे को सेल्स करेंगे, वाले विदहोल्डिंग बाद में आपको बताऊंगा, तो इसमें आप कह लें कि विदहोल्डिंग के रूल्स हैं आसान अल्फाज में। इंटरनल रेटर्न। अच्छा जी। अब सर्विसेज में चला जाए तो आपको पता है कुछ सर्विसेज ऐसी होगी जो पंजाब में दी जा रही होगी, कुछ ऐसी सर्विसेज होगी जो सिंध में, कुछ केपीके में, कुछ बलोचिस्तान में, कुछ इस्लामाबाद में। अच्छा जी। इस तरह से डिफरेंट किस्म की सर्विसेज दी जा रही होंगी, डिफरेंट प्रोविंसेस में दी जा रही होंगी। जो बंदा पंजाब में सर्विस देता है वो पंजाब, मतलब मिसाल के तौर पे अगर मेरा पंजाब में रेस्टोरेंट है तो मैं अपने रेस्टोरेंट में क्या करूंगा, जो सर्विसेज दे रहा हूँगा उन पे जो सेल्स टैक्स लगाऊंगा, बेसिकली सेल टैक्स रेस्टोरेंट वाले ने नहीं देना। मैं जनरल कोटिंग एन एग्जांपल, बेसिकली सेल टैक्स देना याद रखिएगा एंड कंज्यूमर में। तो जो बंदा सर्विस ले रहा होगा उसने बियर करना है, लेकिन जो बंदा सर्विस देने वाला होता है ना, ये इसकी ड्यूटी होती है कि जिसको सर्विस दे रहा है उससे सेल टैक्स ले और गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाए। अगर नहीं जमा करवाएगा तो कल को इससे लेना पड़ जाएगा, ठीक है, इसको देना पड़ जाएगा। तो इस तरह देखें कि इनकम टैक्स अगर इस्लामाबाद के अंदर कोई सर्विस दी जा रही है, ठीक है, तो आपका इस्लामाबाद की सर्विस पे किसका हक है? एफबीआर का हक है कि वो इस्लामाबाद में दी जाने वाली सर्विस पे सेल टैक्स ले। पंजाब में अगर सर्विस दी जा रही है तो पंजाब गवर्नमेंट का, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का हक है कि वो पंजाब में दी जाने वाली सर्विस पे सेल टैक्स ले, ठीक है। फिर इसकी भी विद होल्डिंग के रूल्स हैं पंजाब वाले पीआरए के भी, वो भी फॉलो होने हैं। इन दोनों को फॉलो करोगे तो आपके पंजाब का टैक्स पूरा होगा, मतलब जो सेल टैक्स ऑन सर्विसेज है। सेम इस तरह से सिंध का भी अलग से है, केपीके का भी अलग से है, एंड बलोचिस्तान का भी अलग से है। दो दो कवानीन को मिला के पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाली स्टोरी होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ चारों पढ़ेंगे, हम एक पढ़ेंगे, आपको प्रॉपर एक कंसेप्ट दिया जाएगा, समझाया जाएगा, फिर आप इंशाल्लाह उसको फॉलो कर लेंगे। विल वी गेट रिकॉर्डेड डेली सेशन? जी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी हमारे अपने पोर्टल पे, आपको सारे लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसका जो हार्ड स्टडी मटीरियल नहीं होगा, शॉर्ट में जो भी चीज पढ़ाऊंगा हर चीज शेयर करूंगा। इनपुट आउटपुट है बहुत इंपॉर्टेंट इन दिस सेक्शन। इन दिस सेक्शन, सेक्शन से क्या बात है, हमारी क्लास की बात कर रहे हैं या सेक्शन की बात कर रहे हैं? मतलब मैं समझा नहीं हूँ सवाल को, एलेबोरेटिव नहीं।
अच्छा जी, एक चीज आप बताएं, आप लोगों में से कौन से साहब हैं जो बताना पसंद करेंगे कि आपका इन एक्ट क्या होता है और ऑर्डिनेंस क्या होता है? जो बंदा समझता है कि मुझे बड़ी एक्सपर्टीज है, अपने आप को अनम्यूट करें और मुझे एक्सप्लेन करें। जी सर, मैं बताऊं। जी प्लीज। जी सर, जो ऑर्डिनेंस होता है ना, ये जो हमारा सदर होता है इसके हो, यानी कि जब इसके साइन हो जाते हैं कोई भी जो हो, मतलब कि जैसे कोई बिल पास हुआ इसके साइन हो गए तो हमारा ऑर्डिनेंस में यानी कि अप्रूव हो गया। अगर सर अगर हमारा एक्ट हो, उसके उसके उसका सबसे पहले पार्लियामेंट में जाता है, उसके बाद या सेनेट में आता है, उसके बाद फिर उसे सदर के पास आता है। तो ये उसका प्रोसीजर 3 माह का, 3 से 4 माह के अंदर उसने एक्ट में शामिल होना होता है। अच्छा जी सर। जी, और कुछ आप बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। जी जी नौसर भाई। जी सर। सर बेसिकली जो एक्ट होता है वो बेसिकली लेजिस्लेशन के थ्रू आते हैं। कोई भी एक्ट है, मेन लॉ जो भी बनता है वो पार्लियामेंट बनाती है, फिर उसके बाद सेनेट, और फिर उसके बाद जो है वो जस्ट सदर के लिए सिग्नेचर्स के लिए जाता है। नौसर भाई नाराज होने का था करने वरना नहीं कर पाऊंगा, बात है ना वो अच्छी। सॉरी। जो मैं एक्ट है वो सर बेसिकली पार्लियामेंट उसे मंजूर करती है, फिर सेनेट में मंजूरी के लिए जाता है, और फिर उसके बाद सदर के लिए सिर्फ जस्ट सिग्नेचर के लिए जाता है। और जो ठीक क्या है। है, ये बेसिकली लॉ के अंदर दिया हुआ है कि फॉर द इमरजेंसी पर्पस के लिए जो है ना ऑर्डिनेंस रखा है। ठीक है। बिल फर्ज के अभी मिसाल के तौर पे आपकी क्या नाम है पार्लियामेंट को नहीं आ रही, पार्लियामेंट का इजलास नहीं हो सकता, तो फिर वो ऐसा करते हैं कि ऑर्डिनेंस सदर अपनी तरफ से पार्लियामेंट की जो है मुशावरत के बाद या कोई टाइम होता है, कोई टाइम ड्यूरेशन होता है? जी सर। कोई टाइम ड्यूरेशन होता है इसका? जी सर, इसमें 3 मंथ का होता है, 3 मंथ तक। अगर तो 3 मंथ के अंदर अंदर पार्लियामेंट में वो मंजूर हो गया तो वो एक्ट की शक्ल में आ जाएगा। अगर तो ये पार्लियामेंट में मंजूर नहीं हुआ तो ये जो है फिर ये एक्ट खत्म हो जाएगा। जस्ट लाइक ये कि नादरा के अंदर पहले जो बेसिकली 2018 के अंदर ये अमेंडमेंट की गई थी कि जो आपके हैं ये लॉ के रिलेटेड, मीन ये जो आपके सक्सेशन सर्टिफिकेट एंड डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है, ये पहले जुडिशरी के पास थे, यानी कि लॉयर्स इसके ऊपर कर सकते थे। ये एक्ट बनाया गया और एक्ट में ये सॉरी ऑर्डिनेंस पास किया गया कि ये नादरा के पास चला गया, फिर उसके बाद वो 3 मंथ के अंदर मैं मंजूर हुआ। बताता हूँ, मौसम भाई मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे लग रहा है। अच्छा जी, याद फरमा लें सबसे पहले कि आपका जो एक्ट होता है वो आप लोग जानते हैं, बाकी साहबान ने बिल्कुल सही फरमाया कि वो मजलिस शूरा की तरफ से होता है, वो पार्लियामेंट की तरफ से होता है। ठीक है, पहले तो हम इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। बेसिकली मैं जहाँ पे आपको लेके जाना चाह रहा था ना, वो ये था, सबसे पहले तो आपने 3 माह और 90 दिन बिल्कुल गलत बोला है। ठीक है, ये जो 90 डेज वाली 3 माह वाली बात है वो उस मतलब ऑर्डिनेंस की बात है जो सूबाई लेवल पे होता है, जो आपके गवर्नर साहब जारी करते हैं। हम तो अभी वो फेडरल लेवल का कानून पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो फेडरल कवानीन होते हैं वो तो फिर आपके प्रेसिडेंट साहब लाते हैं। एक तो ये आपको समझने की जरूरत है, ऑर्डिनेंस आपका गवर्नर भी ला सकता है जो रिस्पेक्टिव प्रोविंस के लिए लाता है। खैर मैं वहां पे नहीं जा रहा, मैं आपको इसलिए बता दूं कि आपके 3 किस्म के फिर ऑर्डिनेंस हम कह सकते हैं। एक वो जो गवर्नर साहब लाएंगे, एक वो जो आपके प्रेसिडेंट साहब लाएंगे, वो पूरे पाकिस्तान के लिए होगा, गवर्नर वाला आपके सूबे के लिए होगा। और एक वो जो अगर आपकी LFO के जरिए, यानी कि आपकी वो चीफ मार्शल लॉ साहब ने किसी ने वो कार्रवाई डाल दी, तो अगर कोई वो कानून लाते हैं तो वो फिर ऑर्डिनेंस लाते हैं। ठीक है, और जो आपका नॉर्मल प्रेसिडेंट आपका लाता है, जो नॉर्मल प्रेसिडेंट इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है, उसका जो लॉ ऑर्डिनेंस आया होता है वो 3 माह के लिए, 3 माह के लिए 120 डेज के लिए होता है। उसके बाद उसको लाजमी तौर पे आफ्टर 120 डेज या तो आप उसको अप्रूव कर लें तो वो एक्ट बन जाएगा, या 120 डेज के बाद उसको लैप्स होने दें, या 120 डेज के बाद उसको फर्दर 120 डेज के लिए एक्सटेंड करें। यानी कि हम ऑर्डिनेंस जो गवर्नर वाला नहीं पढ़ रहे। ठीक है, जो आपका प्रेसिडेंट और वो दूसरा चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर वाला है, वो तो 120 दिन के बाद भी जारी रहता है। समझ लो कि उसको 120 दिन के बाद भी अप्रूव करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को?
तो आपका फिर इस तरह से आप कह लीजिए आसान अल्फाज में, फिर कौन सा ये कानून जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इसको पढ़ के क्या लग रहा है, ये कौन सा कानून है? ये गवर्नर वाला है, ये आपके प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट वाला है, ये या आपके चीफ मार्शल लॉ वाला है? ये है अभी भी ऑर्डिनेंस। निशान अजमल साहब माशाल्लाह, पंजाबी कहने कोता कोई छोड़ देता है तुसी, सुभान अल्लाह। प्रेसिडेंट वाला होता तो 120 दिन के बाद वो खत्म ना हो जाता। अल्लाह के बंदे। सर बहुत से ऐसे एक्ट हैं जो स्टिल अभी तक एक्ट हैं, जिस तरह आप अगर लॉ में देखे जाए तो कानूनी शहादत है, ये भी अभी तक एक्ट है, सॉरी ऑर्डिनेंस है। फिर उसके बाद आपका और भी 2-3 ऑर्डिनेंस है जो स्टिल अभी तक, इसमें मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इस पे ये एक अमेंडमेंट आई गई थी कि जो भी आपकी ऑर्डिनेंस है वो एज अ एक्ट डील किए जाएंगे। ये मजलिस शुरा से पास हुआ था ऑर्डर। कोई डॉक्यूमेंट होगा ना, वो डॉक्यूमेंट बता दें। सर राइट तो नहीं याद। अच्छा चलिए, आपने इसको सर्च कर लिया, आपकी ड्यूटी अगली क्लास, कल की क्लास में आप हमें बताएंगे, ठीक है? और इसके लिए ठीक है कि कल आप बताएंगे, ढूंढ के लाएंगे सारी क्लास की। ओके सर। अच्छा जी, जो आपका पार्लियामेंट वो आपके चीफ मार्शल लॉ वाला है, उसके लिए कोई एक्सटेंड करवाने की जरूरत नहीं है। तो आपका, मैं आपको बता दूं, आपका फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, आपका कानून शहादत ऑर्डर 1984, आपका हदूद ऑर्डिनेंस 1979, आपका ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980, आपका इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000, ठीक है? तो इस तरह से आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो डिफरेंट किस्म के ऐसे आपको कवानीन मिलेंगे। इनमें के नादरा का भी ऑर्डिनेंस है, वो अभी मुझे याद नहीं है। इस तरह आपको डिफरेंट किस्म के कवानीन मिलेंगे, जो कवानीन जिनके साथ अभी ऑर्डिनेंस लिखा हुआ है और आप देख रहे हैं कि अभी तक चल रहे हैं। तो आपने याद रखना है कि सारे सारे कौन से ऑर्डिनेंस हैं जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के दौर में आए हुए हैं। समझो कि ये फिर इसलिए अभी एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो गए, ठीक है जी? बिल्कुल, चीफ मार्शल लॉ, ठीक है? तो इनको आपने फिर एक्ट में कन्वर्ट नहीं किया, या ये कन्वर्ट करने की लॉ आपको हुक्म नहीं देता। अब अगली बात सुन लें कि कोई भी कानून हो तो वो आपका नेशनल असेंबली से भी स्टार्ट हो सकता है, सेनेट से भी। नेशनल असेंबली से अप्रूव हो गया तो वो सेनेट में जाएगा, अगर सेनेट से अप्रूव हो गया तो नेशनल असेंबली में जाएगा। इन दोनों घरों से अप्रूव होने के बाद फिर बड़े चाचू के पास जाएगा, प्रेसिडेंट साहब के पास, वो अप्रूव करेंगे। तो यानी कि ये 3 जगहों से आपका कोई भी कानून होता है। बाकी स्लाइड बाद में बढ़ाते हैं, लेकिन ये याद रख लें कि कोई सा भी कानून है तो 3 इन जगहों से पास होता है। लेकिन अगली बात ये भी याद रख लें कि अगर आपका मनी बिल हुआ तो वो फिर सेनेट से अप्रूव नहीं होता, सेनेट में सिर्फ रिकमेंडेशन किया जाता है। लेकिन हमने चार्ट में फिर रिकमेंडेशन भी लिखा, हमने कहा नेशनल असेंबली के बाद सेनेट समझो सीधा जो मनी बिल है, जो आपका टैक्स का जो फाइनेंस एक्ट आता होता है हर साल, फाइनेंस एक्ट, जिसके जरिए आपके टैक्स के कानून में तब्दीलियां की जाती हैं, वो वाला सीधा का सीधा आके प्रेसिडेंट साहब के पास आता है। रिकमेंडेशन के लिए भेजते हैं सेनेट के पास, लेकिन सेनेट के पास को पावर्स नहीं है कि वो ज्यादा उस पर छेड़खानी कर सके, ठीक है? तो उसके बाद आप याद रखें कि मैं एक स्टेप और बैक जाता हूँ। पहले लम्हे में हम देखते होते हैं कि नेशनल असेंबली सेशन में है या नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है। सबसे पहले लम्हे में ये देखा जाता है, ठीक है? नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट साहब के पास पावर्स हैं कि वो इमरजेंसी या इमरजेंट सिचुएशन को मीट करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करें। वो जो ऑर्डिनेंस आएगा उसके बाद मैंने आपको कहा था कि ये 120 डेज के लिए होगा। 120 डेज के बाद क्या होगा, या तो ये अप्रूव हो जाएगा, अगर अप्रूव हो गया तो ये क्या बन जाएगा, एक्ट हो जाएगा। अप्रूव होने से क्या मुराद है, ये वाले जो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ इसका मतलब यही है कि नेशनल असेंबली से भी अप्रूव हो जाएगा, सेनेट से भी अप्रूव हो जाएगा, प्रेसिडेंट साहब जो इसको पहले ही अप्रूव कर चुके हैं तो ये एक्ट बन, ठीक है? दूसरी बात यह है कि हो सकता है 120 दिन के बाद इसको अप्रूव भी ना करें, हम इसको कैंसिल होने दें, लैप्स होने दें, रिपील होने दें, ठीक है? या फिर अगली, ये सिनेरियो 1 है, सिनेरियो 2 है, ये सिनेरियो 3 में इसको फर्दर 120 डेज के लिए हम क्या करें, एक्सटेंड कर दें। यानी कि फिर 120 डेज के बाद इसके 3 ऑप्शन हो सकते हैं, यानी कि अप्रूवल, फिर उसके बाद या रिपील या फिर एक्सटेंड। तो ये वाला सिनेरियो, ये जो डायग्राम है, ये इस साइड पर अगर हम देखें तो यही है कि उसके बाद हमने सिर्फ एक चीज को डिस्कस किया है कि उसको आगे आप अप्रूव करवा लें, नेशनल असेंबली से भी करवा लें, सेनेट से भी करवा लें, ये भी। अब दूसरे लम्हे में अगर हम जाएं इस साइड पे, ट्री के लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे क्या है कि मनी बिल आपका आया, ठीक है?
ये नेशनल असेंबली है। लेकिन मनी बिल के अलावा कोई भी बिल होगा, कोई भी बिल होगा तो वो सेनेट से पास होगा, फिर नेशनल असेंबली से पास होगा, ठीक है, चाहे नेशनल असेंबली से सेनेट में जाए या सेनेट से नेशनल असेंबली में जाए, फिर प्रेसिडेंट के पास आएगा। प्रेसिडेंट साहब के पास कौन सी पावर है, ये वाली चीज तो नहीं है। प्रेसिडेंट साहब या तो उस पर अप्रूवल दे देंगे, यानी कि असेंट दे देंगे, वो लॉ या एक्ट बन जाता है, या फिर वो उसकी अप्रूवल नहीं देंगे और उसको वो कहेंगे ज्वाइंट सिटिंग के लिए वापस भेज दो। क्या कर दो, ज्वाइंट सिटिंग के लिए वापस भेज दो, यानी कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाओ, नेशनल असेंबली एंड सेनेट का, और वहां पे इसको डिस्कस करो, ठीक है। तो ये वाली ट्री, ये वाला डायग्राम समझ आ गया आपको? जी बताइए प्लीज। चले आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा जी, टैक्स की सीधी सीधी चीजों की तो हर बंदे को बात पता होती है, लेकिन आपको टैक्स के अंदर जो टैक्स की माफियां, टैक्स छूट, टैक्स एग्जेम्पशन हैं, उनका पता होना बेहद जरूरी है कि वो क्या चीजें हैं। टैक्स के कानून के अंदर आपको एक से बता दें कि एग्जेम्पशन एंड कंसेशन भी डिस्कस है, यानी कि अगर मेरा टैक्स 100 रुपया बनता है तो मुझे 100 नहीं देना, बल्कि मुझे उसकी माफी मिल सकती है, ठीक है। कितनी माफी मिल सकती है, वो डिफरेंट सेक्शन डिफरेंट किस्म की रहनुमाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे मुकम्मल टैक्स की माफी मिल जाएगी, लेकिन कुछ जगहों पे मुकम्मल भी माफी मिल सकती है, ठीक है। तो आपका एक एरिया है, कौन सा, वो है एग्जम्पशन का एरिया। एग्जम्पशन का कौन सा एरिया है, आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे सेक्शन हैं जो आपको गाइड करते हैं कि आपको एक देने का भी टैक्स नहीं देना, ठीक है। ये कौन से सेक्शन हैं, आपका सेक्शन 41 से लेके 51 तक ऐसे सेक्शन हैं जो रहनुमाई करते हैं कि आपने टैक्स लेट्स सपोज कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है, आपके फला कंपनी की इनकम एग्जाम्प्ट होगी, ये इन सेक्शन को आप पढ़ेंगे। सेक्शन 102 भी आपको टैक्स की एग्जम्पशन की माफी देता है, मतलब माफी के बारे में डिस्कस करता है, यानी कि ये वो वाले फिर कंबाइन करके तकरीबन 12 सेक्शन हैं जो आपके इनकम टैक्स एग्जम्पशन की बात करते हैं। फिर इससे भी आगे जाके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो शेड्यूल सेकंड है और उसका जो पार्ट 1 है, ये मैं आपको खोल के शेड्यूल दिखाऊंगा, ठीक है, बल्कि अभी हम खोल भी लेते हैं। जी वन टाइम एक्सटेंड हो सकता है भाई, डिफरेंस बिटवीन एग्जम्पशन एंड रिबेट्स। भाई जान सब्र करें, अभी एक तो ना आपसे तहम्मुल नहीं होता, सब्र का मुजाहरा नहीं होता। जब मैं कहता हूँ कि भाईजान ये चीज मेरी तरफ से एंड है, तो फिर आप जरूर पूछें, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो देना, पढ़ाने तो दिया करें। पहले जी वो अभी ये बता दें, वो बता दें। जब आपके सेक्शन यहाँ पे 242 खत्म हो जाएंगे, मैंने आपको सॉफ्ट में आपके सामने ऑर्डिनेंस खोला है, ये जहाँ पे आपके सेक्शन खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद ये देखें, ये फर्स्ट शेड्यूल आपका खड़ा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल के आगे अगर हम चलें तो ये आगे सेकंड शेड्यूल आएगा, ठीक है। आगे सेकंड शेड्यूल लेके चलता हूँ। ये भी इसमें मैं बता दूँ, फर्स्ट शेड्यूल में ये देखो, फर्स्ट शेड्यूल में उसका आगे पार्ट 1 है। पार्ट 1 किस चीज को डील करता है, रेट ऑफ टैक्सेस को। और आगे पार्ट 1 के आगे ये डिवीजन 1 है, डिवीजन 1 किसको डील करती है, इंडिविजुअल के टैक्स को। और पार्ट 1 की डिवीजन 1 जो है वो एओपी के टैक्स को भी डील करती है, यानी कि जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है, जो पार्टनरशिप होती है उसको भी, ठीक है। फिर उसके आगे जो डिवीजन 2 है, ये कंपनियों के रेट को टैक्स डिस्कस करती है। अच्छा जी, अब आगे जब हम चलते हैं तो ये याद रखिएगा कि इसमें वो पता है क्या बोलेगा, कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि ये फलां वाला रेट बनता है इनकम टैक्स का, ये इतना टैक्स हो। वो पता है क्या बोलेगा, वो बोलेगा द रेट एज डिस्कस्ड इन पार्ट 1, डिवीजन 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। यानी कि वो घुमा फिर आके इस चीज को इस तरह से लिख देगा कि डिवीजन 1 उसका पार्ट 1 उसका फर्स्ट शेड्यूल। यानी कि वैसे अगर हम देखेंगे तो ऐसे आ रहा है ऊपर से नीचे को, लेकिन जब वो कानून में डिस्कस करता है, अभी खोल के दिखाता हूँ, तो यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाता है। बात समझ लगी है? ये बाकी आपको डिफरेंट सेक्शन जब इंटरप्रिटेशन आपको पढ़ना सिखाऊंगा, इंशाल्लाह यू विल रियली एंजॉय इट कि यार अच्छा ये ऐसे करके लिखा हुआ है। ये देखो,
ये इस तरह से डिस्कस करता है। ये देखो, वैल्यू ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टी एज मेंशन्ड इन डिवीजन फलां ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। यानी कि अब आपको पता चल गया कि सबसे पहले जब ढूंढना होता है तो हम पहले फर्स्ट शेड्यूल ढूंढते हैं, ठीक है, उसका फिर ये पार्ट ढूंढते हैं, उस पार्ट के फिर आगे डिवीजन ढूंढते हैं। समय लगी आपको इस बात की कि एक्चुअल में पढ़ा किसको कैसे जाएगा इसको? अच्छा जी, ओहो फिर एक चीज रहेगी। तो जहाँ पे आपका ये सेकंड, ये इसकी जब हम बात करते हैं, जब आपका ये सेकंड शेड्यूल में वो कहता है उसका पार्ट 1 है, उसकी डिवीजन 2 है, वो आपको दिखाता है जिसके बारे में बोलता है कि यहाँ वहाँ पे भी टैक्स एग्जेम्पशन लिखे हुए हैं। जो शेड्यूल 2 है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर हर किस्म की टैक्स की माफी उसमें लिखी गई है मोस्टली। ये देखें, जहाँ पे आपका फर्स्ट शेड्यूल खत्म हो जाएगा, फर्स्ट शेड्यूल खत्म हो रहा है, ये आगे स्टार्ट हो रहा है जी। ये देखिए मेरा भाई, सारे रेट फर्स्ट शेड्यूल में आ रहे हैं, फलां चीज पे इतना, फलां चीज पे इतना। ये देखें जी, फर्स्ट शेड्यूल जहाँ खत्म हुआ उसके बाद आ गया सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल किसको डील करता है? एग्जेम्पशंस एंड टैक्स कंसेशंस को। भाई बोर तो नहीं हुए मेरे भाई? प्लीज कंफर्म करें मुझे, प्लीज। कौन कौन सा बोर हो गए हैं प्लीज बता दें। अच्छा जी, नहीं मैंने कहा ये ना होना कि भाई नींद आ रहे हो फिर कह रहे हो कि यार क्या है, हमें पढ़ाई जा रहा है। चलो, चलें, जबरदस्त। तो सेकंड शेड्यूल के लिए उसने क्या बोला था, ये अभी देखो वहां पे जाके उसने बोला था, उसने कहा कुछ माफिया कहाँ पे लिखी हुई हैं? सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 के अंदर, ठीक है, ये देख लो सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 के अंदर। क्यों नहीं लिखा जा रहा भाई? लेट मी शेयर इट अगेन। ये देख लो सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 के अंदर। अब ये सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 में कौन सी माफिया हमें ढूंढनी चाहिए? सबसे पहले तो हम सेकंड शेड्यूल ढूंढेंगे, उसका फिर पार्ट 1 ढूंढेंगे। ये सेकंड शेड्यूल आ गया, ये फिर उसका ये पार्ट 1 है, ठीक है, ये नीचे ये पार्ट 1 है। इस तरह फिर पार्ट 2 भी होगा, पार्ट 3 भी होगा, पार्ट 4 भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे आप कह लीजिए पार्ट 1 के अंदर ये कौन सी चीजें हैं भाई, देख लेते हैं। ये देखो मैं इसको ढूंढता हूँ, कॉपी करता हूँ, डाटा आपको उधर लेके चलते हैं। ये देखो जी, एग्जाम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम, ठीक है। अब इसमें आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, वो जो कहते हैं ना सैलरी एग्जाम, पेंशन इनकम एग्जाम्प्ट होती है, फलां इनकम एग्जाम्प्ट होती है, और ये सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है। ये देखो मिसाल के तौर पे ये जो पेंशन इनकम एग्जाम्प्ट बोल रहे होते हैं, ये देखो उसकी क्लास जो है ना, ये रिफंड में होता है सर, इनका यूज रिफंड में होता है। नहीं नहीं, ये बता रहा है कि ये भाई वो इनकम है जो एग्जाम्प्ट होगी। अब सेकंड शेड्यूल का पार्ट 1 जब देखेंगे, ये बता रहा होगा कि ये एग्जाम्प्ट है, ठीक है। एनी पेंशन रिसीव्ड बाय सिटीजन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द फॉर्मर एम्प्लॉयर अदर देन वेयर द पर्सन कंटिन्यू टू वर्क फॉर द सेम एम्प्लॉयर, ठीक है। अब ये वाली बात शायद आपको पता हो कि पेंशन एग्जाम्प्ट होती है, लेकिन ये वाली बात नहीं पता होगी कहाँ पे लिखी हुई है। तो इस तरह ये सेक्शन जो आपका शेड्यूल जो 1 है, अपना 2 है, इसका पार्ट 1 ये टोटल इनकम की एग्जम्पशन की बात करता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल, आपको बताना चाहिए। पार्ट 1 आपकी टोटल इनकम की एग्जम्पशन की बात कर रहा है, ठीक है। ये वाली चीज मैंने आपको ढूंढ के दिखा दी। इस तरह से आपका जो शेड्यूल 2 है, इसी शेड्यूल का सेकंड शेड्यूल का जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 वो रिडक्शन इन टैक्स रेट्स की बात करता है। क्या मतलब रिडक्शन इन टैक्स रेट? वो कहता है सब लोगों ने 15% टैक्स देना है, लेकिन वो कहता है मेरी बात सुनो, जो एनर्जी वाली कंपनी होगी वो 7.5% टैक्स देगी, ठीक है। सब लोगों ने 15% टैक्स देना है, लेकिन जो बंदा एनर्जी की कंपनी में इन्वेस्ट करेगा वो 5% टैक्स देगा। ये कोटिंग एन एग्जांपल, दीज आर द डमी एग्जांपल। यानी रिडक्शन टैक्स रेट्स क्या है कि यानी कि टैक्स का रेट बाकी सब लोग के लिए एक है, लेकिन यहाँ पे वो लोग लिख दिए गए हैं जिनके रेट पे थोड़ा सा कम होगा। लाइबिलिटीज, वो कहेगा रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटीज का क्या मतलब? वो कहेगा कि सब लोगों के लिए टैक्स का जो भी लाइबिलिटी बनेगी, जो भी टैक्स पेबल बनेगा वो आप पे करोगे।
लेकिन वो कहेगा कि अगर आपकी लिबिलिटी 100 रुपये बनी है और टीचर है तो वो क्या करे 100 के बजाय 75 रुपये दे दे, ठीक है। ये रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटीज, ठीक है भाई। अगर आपने रेट देखने, नहीं फाइलर नॉन फाइलर वाली बात नहीं है, ऐसे ना फाइलर नॉन फाइलर बोलते जाए। अब तो फाइलर नॉन फाइलर का कंसेप्ट भी नहीं रहा, अब तो रह गया कंसेप्ट है एक्टिव नॉन एक्टिव का। फाइलर के लिए एक्टिव बोलते हैं, नॉन फाइलर के लिए इनएक्टिव बोलते हैं, ठीक है। ये पुराना कंसेप्ट है। एग्जेम्पशन फ्रॉम स्पेशल प्रोविजंस, ये क्या है, सेकंड शेड्यूल का पार्ट 4 बताता है वो एंटिटीज जिन पे कुछ टैक्सेस अप्लाई एप्लीकेबल नहीं होते। वो कहेगा फलां मिनिमम टैक्स सब कंपनियों ने देना है, लेकिन जो फलां कंपनी होगी जो सोलर पैनल का काम करती होगी उसने मिनिमम टैक्स नहीं देना, ठीक है। तो यानी कि सेकंड शेड्यूल का जो पार्ट 4 है फिर वो भी बात करता है, लेकिन वो कुछ कंपनियों की बात करता है जिन पे कोई सेक्शन नहीं लगते। यहाँ पे एग्जाम्पशन से क्या मुराद है, एग्जाम्पशन से मुराद है टोटल इनकम की एग्जाम्पशन, लेकिन कंसेशन से मुराद है आपकी इनकम की कुछ रेट की या तो माफी, या कुछ लाइबिलिटी की माफी, या कुछ सेक्शंस की माफी। कुछ सेक्शन नहीं यहाँ पे अप्लाई होंगे, या कुछ लाइबिलिटी की माफी जो टैक्स पेबल बनता है, या फिर कुछ रेट अलग है आप पे लगना। जी बताएं, ये बात आपको क्लियर हुई है? एग्जेम्पशन का मतलब है टोटल इनकम से माफी, टोटल इनकम पे टैक्स ही नहीं देना। यहाँ पे टैक्स तो देना है, या तो रेट कम करके देना है, या लायबिलिटी आपका जो टैक्स बनता है वो कम देना है, या पे कुछ चीजें अप्लाई ही नहीं है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है अभी क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। कुछ लोग कह रहे थे हमारे कानून अपने इधर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस शामिल है, तो जी मेरी जान, जिन जिन लोगों ने पूछा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस नहीं, आपका जो कंपनी ऑर्डिनेंस है, कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 शामिल नहीं है, वो तो रिपील हो गया है। उसकी जगह पे कंपनी एक्ट 2017 है, वो हम पढ़ेंगे। आपका उन्होंने शायद लिखने वाले भाई ने की गलती से लिख दिया था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1984, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस नहीं है, वो कंपनी एक्ट था। इनकम टैक्स आपका ऑर्डिनेंस 1979 था, वो भी हम नहीं पढ़ते, अब तो हम 2001 पढ़ते होते हैं क्योंकि अप्लाई ही होता है। तो ये जब आपको आउटलाइन भेजूंगा ना, आप पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। बेसिकली मैं ना उस पर पता है क्या टाइम नहीं लगाना चाह रहा था। अभी देखो आपको थोड़ी सी करूँ चीजें बताई हैं, आपको मजा आया होगा। मैं अभी इसलिए पढ़ाने लग जाता मिसाल के तौर पर, ये जो भाई साहब जो पूछ रहे हैं जिन्होंने पहले पूछा, मैं बताता हम पढ़ेंगे कंपनी क्या होती है, उसके बेसिक डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, बनती कंपनी कैसे है, कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं, एनुअल डॉक्यूमेंट्स कौन से फाइल करने होते हैं, डिटेल सीटीसी क्या होता है, शेयर कैसे ट्रांसफर होते हैं, फला कैसे होते हैं, फला कैसे होते हैं। भाई आई एम नॉट हियर कि मैं इधर बैठ के रीडिंग करूं, आई हैव टू ट्रांसफर यू सम इंटेलेक्ट। मुझे कुछ चीजें आपको बतानी है, कुछ इल्म की बातें बतानी है। मुझे यहाँ पे टाइम जाया नहीं करना, ना आपका ना मेरा जी प्लीज। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। तो सो आई रिक्वेस्ट यू कि हम प्रोसीड करें क्वेश्चन आंसर सेशन पे। जी अब जो भी आपके सवाल हैं प्लीज पूछें, मैं आपको गाइड करता हूँ। अब नहीं पूछने, पहले बड़े पूछने थे सवाल, अब नहीं पूछने, पूछे प्लीज। जी सलाम सर, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। मेरा नाम डॉक्टर आतिफ है। मेरी बेसिकली तो टैक्सेशन से उस तरह नहीं है, मेरा अपना टैक्स एडवाइजर है, लेकिन बेसिक चीज़ों के लिए मैंने ये ज्वाइन किया है। इसमें मेरा क्वेश्चन है कि जो आपने अभी सारा ओवरव्यू दिया है, जी इस जी ओवरव्यू के बाद जो है जब आप हमें से नेक्स्ट पे जैसे आज ओरिएंटेशन थी देंगे, तो ये जी बेसिक चीज़ों को आप हमें टच करेंगे ताकि इसको हम जो है कर सकें। इसके साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट आप हमें कोई गाइडेंस बुक्स के तौर पे दे सकेंगे कि अगर डिटेल आप पढ़नी हो तो आप अपने पास ये किताब रख लें, ताकि अगर कोई चीज़ आपको नोटिस आता है तो आप उससे कम से कम एक बार पढ़ के अपने जहन में तो बना सकें, बाकी काम तो आपका टैक्स एडवाइजर ही करेगा। बिल्कुल सही है। मैं ना सर इसके सिलसिले में ना अभी एक चीज बता दूं, आज जो मैंने इतना बताया ना, डॉक्टर साहब आपकी हिम्मत है कि माशाल्लाह बड़े आप वो बाहौसला इंसान है कि आपने पूरा ये सेशन लिया है। इस सेशन के अंदर जो फारिग लोग हैं वो तो अभी भाग गए होंगे, ये जो अभी एंड तक लोग बैठे हुए ना 45, आई एम ब्लेस्ड कि इन लोगों को इतनी समझ आई है, ये बैठे हुए हैं। हम उस पर ही जा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि घर खड़ा करना है, हम कह रहे हैं घर की पहले फाउंडेशन अच्छी होगी तो घर खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैंने जो चीजें बताई है ना, ये शायद आपको इतनी, मुझे नहीं पता कितनी समझ आई है, ठीक है, लेकिन दीज आर द पिलर्स ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। मैं हालांकि होता मैं पोर्टल खोलता समझाता जी ऐसे ऐसे करना है, लेकिन पोर्टल तो मैं समझाऊंगा, ये चीजें आपके लिए बोनस है। और मैं आपको किताब बता देता हूँ, आपने बेसिकली किताब पढ़नी है भाई, कुछ सीए की किताब पढ़नी है, और सीए की किताबों में मैं एक आसान सी किताब बता देता हूँ, खालिद पेटी वाला, ठीक है। सीए इंटर की आपने एक बुक ले लेनी है, कैफ 2, ठीक है। उस बुक को लेने के बाद आपको काफी हद तक आपको रहनुमाई हो जाएगी कि यार ये ऐसे ऐसे चीजें हैं।
लेकिन अगर आप ये सोचें कि जनाब वाला मैं खुद लिखूं और वो रिप्लाई बना लूं, तो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ जी मैं डॉक्टर साहब के पास नहीं जाता, मैं कुछ टोटके लगाता हूँ और मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगा। दैट इज नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल। सेल टैक्स जनरल ऑर्डर, भाई ये क्या पूछ रहे हैं? SRO नोटिफिकेशन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? साहब जी, तैर साहब। अच्छा सर जी, सॉरी माइंड ना कीजिएगा सर। एक थोड़ा सा ना, थोड़ा मैं वैसे मुल्तान से हूँ सर, मेरा बैकग्राउंड भी कॉमर्स का है ना, मैं बैंकर हूँ। अच्छा सर, ठीक है। थोड़ा सर कंफ्यूजन ये हो रही है कि सर हमारे पास थ्योरेटिकल माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ाया सर, कहीं ऐसा तो नहीं है थ्योरी के चक्कर में कहीं प्रैक्टिकली यानी कि हम रिलेट ना कर पाए, क्योंकि बहुत नहीं सारी बेटा, चीजें ना 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 ना, मैंने आपको नुकसान नहीं करना। ऐसा नहीं है। एक चीज आपको बता दूं, ओरिएंटेशन का सेशन है, मैंने कोई इधर बेचने के लिए नहीं आया। अभी एक साहब ने पूछा था कि एनजीओ बढ़ाएंगे, तो मैंने बोला नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, हालांकि मैं कह रहा सर, वो था एनजीओ वाला मैं ही था। आप ही थे। जी सर। मैं जान वजह पता है क्या, मैंने जो चीजें करवानी है मैं आपको वो डल्ले से बोलूंगा मैंने करवानी, जो चीजें नहीं करवानी सर होगी मैं बोलूंगा नहीं। सर ठीक है। मैं बाकियों का टाइम नहीं लूंगा सर। मैं थोड़ा सिर्फ आपको अपना बेसिक यहाँ आने का पर्पस बता देता हूँ सर। मैं जी जी। बैंकर हूँ, मेरे पास मोस्टली लोग आते हैं जिनको फाइलिंग होना, मोस्टली वो जस्ट कहते हैं हमें सिंपल फाइलर कर दें, ताकि जो उनके सेविंग्स अकाउंट के ऊपर टैक्स लग रहा होता है ना, वो उनसे थोड़ी सी उनकी यानी कि 30% लग रहा होता है बाकियों को, और जो एक्टिव फाइलर होते हैं उनको 15% विद होल्डिंग टैक्स लग रहा होता है उनके प्रॉफिट रेट्स पे। सर तो साहब सर हमारे एक कोर्स के अंदर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक ऐसे साहब थे जो आपकी तरह बैंकर थे और वो ब्रांच मैनेजर थे। आजकल उन्होंने कोहटा में इस्लामाबाद के आगे वो बैंक छोड़ के उन्होंने अपनी कंसल्टेंसी फर्म खोली हुई है। आजकल वो बंदा IT भी है। ठीक है। अच्छा ही सर होगा, इंशाल्लाह, भेज दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह आई विल बी नेक्स्ट सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है। इतनी थैंक चीजें यू आपको सर। आ जाएंगी मुनासिब आता कि मतलब ना अल्हम्दुलिल्लाह आप वो फाइलिंग करना, किसी की कंपनी खोलना, किसी की फर्म खोलना, एनुअल डॉक्यूमेंट सबमिट करना, उतनी सारी चीजें आप करने वाले बन जाओगे। ठीक है, सर थैंक यू सो मच सर, इंशाल्लाह जुड़े रहेंगे। थैंक यू। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। I said earlier that your institution will provide mentorship, so that will be tasked to do. आप जो क्वेश्चन पूछेंगे अक्सर हम आपको वो गाइड करेंगे ना। आप कहेंगे कि मैं ये काम करें, मुझे यहाँ हर्डल आ रही है, फलां चीज का सैंपल को दे दें, फलां एप्लीकेशन प्रोवाइड कर दें, फलां चीज का वो टेम्पलेट दे दें। ठीक है, तो हम आपको टेम्पलेट दे देंगे, वो गाइडेंस दे देंगे। जिशान भाई, आप रिकॉर्डिंग जो जिशान है, क्या नाम है, आप इसको दोबारा रिकॉर्डिंग, जिशान अजमल साहब दोबारा आप रिकॉर्डिंग अटेंड करेंगे। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मैंने इतना वो आसान करके बताया है, आप भी आपको समझ आई, तो यू जस्ट नीड टू रिवाइज द लेक्चर। सर आपने सेल टैक्स रिफंड का सिखाना है जी, मैं सेल टैक्स रिवाइज का आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, सेल टैक्स रिफंड का बताऊंगा। और एनरोल्ड इनटू द कोर्स जी, आपको जिस बंदे ने इस ग्रुप के अंदर ऐड किया है, क्लास के अंदर शरून भाई ऐड किया है, आप उन्हें रब्ता करें, वो आपको बताएंगे। अक्सर मैंने आपको बताया था कि इंस्टीट्यूट FBR के साथ, SCCP के साथ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ इंटरेक्शन प्रोफेसर कैन आई कॉन्टेक्ट यू ऑन WhatsApp। आपके साथ ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप के साथ मैं ग्रुप में अवेलेबल होऊंगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ जो भी आपका क्वेश्चन होगा मुझे पर्सनली भी भेज सकते हो। ठीक है, और उसके सर मेरा अलावा सॉरी सॉरी अजीम इकबाल ही है। मेरा सर एक सवाल है कि अभी हमने इनकम टैक्स पे बात की और आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया उसको और कंपनीज रजिस्ट्रेशन के बारे में ही बताया। मेरा एक सवाल ये है कि जो हमारी एक ऑडिट चलती है जिसको कहते हैं कि स्टम्प ड्यूटी एक्ट के तहत वो हमारे तमाम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर ड्यूटी लेते हैं, तो उसके ऊपर भी आप कुछ ब्रीफ करेंगे या यू स्टार्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स? बिकॉज के इनकम टैक्स की जो इंस्ट्रूमेंट है इज सर्टिफाइड बाय द थ्रू द स्टैम्प ड्यूटी, तो उसका बाकायदा ऑडिट भी होता है सिंध के अंदर, मुझे पंजाब का तो नहीं पता। तो आप उसके ऊपर कोई रोशनी डालेंगे या दैट्स ओनली यू डिस्कस इनकम टैक्स? नहीं अजीम भाई, जो आप अगर स्टैम्प ड्यूटी और उसकी बात करें ना, अगर मैं गलत नहीं कह रहा था एग्जैक्टली। अजीम भाई, वो हम आपसे सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है, तो मैं ऊपर कह रहा हूँ, ऐसे मैं आपको कहूँ जी मैं जी फलां जी। चीज नहीं नहीं, ऑडिट ओके, ये नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि असल में मसला ये है कि जब इंस्ट्रूमेंट्स तो उसी वक्त वेरीफाई होते हैं, तमाम कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है कि पंजाब लेवल में तो 0% स्टैम्प ड्यूटी है, अदर प्रोविंस के अंदर उसकी ड्यूटी है और उसकी वैल्यूज के साथ है, इवन कि आप एलसीज वगैरह खोलते हैं तो उसमें भी आप पे करते हैं। तो अदर उसके बगैर जो है वो ऑडिट हमारी कंप्लीट नहीं होती ना, हमारा फाइनेंस कंप्लीट होता है, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि वी शैल बी यू हैव ब्लेस्ड द स्टूडेंट्स। अगर आप एक जो क्लास लेना चाहेंगे तो हमें खुशी होगी। ठीक है, आप क्लास ले श्योर। लीजिएगा उसके, क्योंकि मुझे उस चीज़ की एक्सपर्टीज नहीं है, क्योंकि ना ही तो वो हमारी हो सकता है, हमारी उस क्लास में आपके सिंध के लोग इंटरेस्टेड हो, ऐसे
बात कर रहा हूँ, ठीक है। इवन कि आई शैल बी देयर, ठीक है। थैंक यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू जी। ताहिर भाई लिख लें आपके सी, बल्कि एक भाई ने लिख दिया कैफ टू सीए की बुक है, खालिद बेटी वाला की, वो ले लीजिएगा जी। पीपीटी मेरा भाई मैं अभी ग्रुप के अंदर भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ। जी जी भाई। सर इसमें क्या वो चीज ड्यूटीज वगैरह जो सेल टैक्स और इनकम टैक्स एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट लगते हैं और जो एक्सपोर्ट में वो ड्यूटीज और टैक्सेशन भी डिस्कस की जाएंगी या नहीं? हसन भाई एक चीज पता है क्या, मैं एक चीज बता दूं, जब आप पढ़ोगे ना, जब आप कोर्स के एंड पे, आप लोगों ने मुझे ओपिनियन देना चाहिए, क्वेश्चन पूछने के बाद ना म्यूट कर दिया करें प्लीज, म्यूट किया करें ताकि आवाज रिपीट ना हो। अच्छा, जब हम सेशन पूरा ले लेंगे, ठीक है, और एट द एंड आप समझें कि यार मेरा वो मकसद पूरा नहीं हुआ, मेरी मनी जाया गई है, मेरा टाइम जाया गया है, तो आप मुझे फोन करके जो आपका हर्जाना होगा, आई शैल बी देयर फॉर यू, मैं उसको अफोर्ड करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन 4 महीने के टाइम में मैं इनकम टैक्स आपको कहूँ ना, अकेला इनकम टैक्स प्रॉपर पढ़ा लूँ, तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। मैं कहूँ सेल टैक्स में पढ़ा लूँ प्रॉपर सही वाला, इंसानों वाला, जब आप पढ़ोगे आपको आइडिया हो जाएगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपका इनकम, आपका कंपनी तोड़ने से मुश्किल नहीं। आप कहें कि ये क्या बातें कर भाई, मैंने आपको सिलेक्टिव एरिया बढ़ाना है, ठीक है, अच्छे से बढ़ाऊंगा, इतना बढ़ा दूंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो चीज़ आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाली कह रहे हैं, तो उसके लिए तो प्रॉपर वो एक अलग दुनिया, पूरी एक दुनिया है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि मैंने वो भी बढ़ाना है। आपके जो सिलेबस में चीज़ें होगी, अभी आउटलाइन आपके साथ क्लास में शेयर कर रहा हूँ आपके ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो आपको टीम शेयर कर देती है, अगर हाँ उससे हट के नई चीज़ें कराऊंगा, उसके उसके अंदर जो जो चीज़ होगी हर चीज़ करवाऊंगा जी। आप ये जो एक साहब कहते हैं कि आप हर एक शेड्यूल को, जी शकीला कहती हैं दी शेड्यूल सेक्शन रूल और फला फला, आपको शकीला मैंने एक ओवरव्यू दिया है, आपको मैं ब्रीफिंग दूंगा, लेकिन उसका जो एक एक रूल, एक सेक्शन आप खुद पढ़ेंगी, और उसकी जो क्लॉजेज हैं, अगर उसमें कोई क्लास भी आपको समझ नहीं आती, ठीक है, आप मुझे मैसेज करें, ग्रुप के अंदर मैसेज करें, कॉल करें, मैं जरूर समझाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप कहना कि मैं 14 शेड्यूल अच्छी तरह करवा दूँ, तो 1 महीना तो शेड्यूलों पे गुजर जाएगा भाई, टाइम तो नहीं ना जाया करना। अरे बता दें सितंबर अटेम्प्ट में जब पेपर होंगे सीए के, तो बीच में इनके पेपर तो नहीं, नहीं नहीं इनके नहीं होंगे, ऐसा सीन नहीं है, ठीक है, इनका ऐसा सीन नहीं। सर डोंट यू हैव थिंक दैट व्हाट इज पेटी वाला टू एडवांस, नहीं नहीं पेटी वाला कहाँ एडवांस है भाई, फिर आपको बेसिक बता दो, इससे कोई बेसिक तो है ही नहीं, बहुत आसान है। इज इट टू अंडरस्टैंड नॉन टैक्स मेंबर लाइक आई डोंट मास्टर, भाई जान अगर आपने मास्टर किया ना फाइनेंस में, तो आप बासानी उसको पढ़ लोगे, वो तो इंटरमीडिएट के बच्चे पढ़ रहे होते हैं। एक मेरे सामने बच्चा बैठा हुआ है, वो पढ़ रहा है आजकल किताबों को। सर व्हाट इज द कोर्स रिक्वायरमेंट, जी ग्रेजुएशन चाहिए इसके लिए, मेरी तरफ से तो इंटरमीडिएट वाला भी आ जाए, लेकिन हम इंटरमीडिएट वाले को इसलिए अलाउ नहीं करते कि यार वो ना फिर अजीब कैसे बेतुके किस्म के उनके सवाल होते हैं, जो उनको खुद भी नहीं पता होता कि हम पूछ क्या रहे हैं। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ दिस कोर्स, लाइक कोर्स ऑब्जेक्टिव एनी टेस्ट। आपको ये चीज बता दूं, ये है दिस स्किल या सेल्फ डेवलपमेंट का कोर्स, इसमें वो लोग चलेंगे जो खुद से सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। आप कहना मैं डंडा लेके आपके सर पे बैठ जाऊं, तो दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। आपको जो चीज कराऊंगा अगली क्लास में आके जलील भी करूंगा, तंग भी करूंगा, पूछूंगा हाँ जी पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए हो। कुछ लोग होंगे जो बड़े सारे माशाल्लाह से बाकायदगी से पढ़ रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बस खाना पूरी कर रहे होंगे। क्यों, उसकी वजह यह है कि मतलब वो कहते हैं जी सर मैं जॉब करता हूँ, सर मैं मजदूरी करता हूँ, सर मैं भट्टे पे होता हूँ, मैं एक मजाक कर रहा हूँ, यानी कि मैं जी फलां काम करता हूँ सर, वो जॉब से टाइम नहीं मिला, फलां नहीं मिला। हालांकि हफ्ते में 2 क्लासेज है, मैंने नहीं कर पाते रहो। पेटी वाला स्टेम सिंपल सेल्फ स्टडी मटीरियल, जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब ये साइंस के तजर्बा जरूरी है, तजर्बे के लिए आप रेलिवेंट अपने बंदे से बात कीजिएगा, अगर आपको काम आता हुआ तो ठीक है, अगर ना भी आता हुआ तो फिर भी वो आपको असिस्ट कर देंगे, जिन्होंने आपको कोर्स के लिए ये भेजा है, ठीक है। लेकिन ये इस कोर्स के बाद वो फिर आपको हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। वो आपको कॉलेज वाले फिर एक्सपीरियंस लेटर आपका बना के दे देंगे ना। सर जी तो सर मेरा नाम अजहर है, और अजहर भाई आप हेडफोन नहीं लगाए हैं, कुछ माइक यूज करें, कुछ चीज करें, हमारे पास आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम सर, आवाज आ रही है सर? जी बहुत अच्छी तरह से। अच्छा थैंक यू सर। सर मेरा नाम अजहर है और मैं सीएमए फाइनलिस्ट हूँ, लास्ट मॉड्यूल मेरा चल रहा है। ठीक है चूंकि मैं ऑलरेडी जॉब पे भी हूँ, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन करना था कि हमारे पास आपने ये लफ्ज टर्म यूज किया आईटीपी इनकम जी इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स। सर तो ठीक है। ये जरा मुझे आप क्लियर करेंगे कि हम इस कोर्स में ये पढ़ेंगे कि नहीं, ये अलग चीज है, उसके लिए अलग कुछ अलग रजिस्ट्रेशन चीज करनी नहीं है, अल्लाह पड़ेगी? के वली, ये अलग चीज नहीं है, ये सर्टिफिकेशन है।
FBR देती है। इस सर्टिफिकेशन को अचीव करने के लिए मैंने आपको बोला कुछ वो डॉक्यूमेंट्स, कुछ आपकी एप्लीकेशन होगी, वो आपको जिस बंदे ने इस कोर्स में डाला है आप उसको क्या कि एक ऐसी बेनिफिट वाली चीज है, अगर आप ले सकते हो तो उस बंदे को फोन करके उसको कहो, अगर कोर्स में एनरोल्ड हो तो उसको कहो कि भाई मुझे आपने कोर्स के एंड पे हेल्प आउट करना है, ठीक है। कल को आप अपने एक विजिटिंग कार्ड बनवा के कार्ड के आगे ITP लिख सकते हो, ठीक है। फिर इससे थोड़ा ये आता है कि FBR ने इस बंदे को सर्टिफिकेशन दी हुई है या ऑथोराइज किया हुआ है कि टैक्स वगैरह के किसी ले सके, वरना उसके बगैर भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। ये एक सॉर्ट ऑफ ओके एक्स्ट्रा प्रिविलेज है कि हालांकि बड़े से लोग पता है पूरा मेरे क्लास इस पे गुजार देते हैं ये ITP पे, हालांकि मैं फिर भी बता देता हूँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगली क्लास में नहीं बतानी, फिर भी मैं बता देता हूँ। सर थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा एक और रिक्वेस्ट है कि ये जो नाम है IB CB DB GB रियलमी वाइटमी रेडमी नोटमी जो भी है, तो ये मेहरबानी क्या करें मैं आपको आपके नाम से बुला सकूं। अल्लाह ताला ने इतना प्यारा आपका नाम आपके माँ बाप ने दिया है, अल्लाह ताला ने आपको इतना प्यारा पैदा किया है, तो कोई ऐसा नाम हो कि मुझे बुलाते हुए खुशी हो। ये ना कहूँ हाँ भाई आईफोन वाले, अल्लाह ने आपको आईफोन दे दिया तो भाई ठीक है, अल्लाह ताला आपको iPhone 14 Pro Max दे, ठीक है। तो बताना जरूरी है। सॉरी सर, मैं आई आस्क अनदर क्वेश्चन, सॉरी सर। जी जी प्लीज। सर मैंने एक एडवर्टाइजमेंट में देखा था, वहाँ लिखा हुआ था इनकम टैक्स अकाउंटेंट। तो क्या अगर हम ये कोर्स कर ले तो हम उस पे उसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? उसकी और यार लिमिटेशन। वो ड्रामा है, वो ड्रामा है। कोई इनकम टैक्स अकाउंटेंट कोई चीज नहीं होती, कहाँ पे लिखा हुआ है कोई कानून, कोई रेफरेंस, कोई किताब, कोई ऐसा लॉ जो आपको बताता है, वो बस ड्रामा है। वो ऐड करने का, वो ऐड लगाने का एक तरीका है, वो कोर्स बेचने का एक तरीका है। अच्छा सर, चीज सारी एक ही है सर? एक ही है ठीक है, प्रैक्टिशनरी हो या ये हो या वो, सही एक वो। ही चीज है बस सर। मैं अगर फिर कहूँ ना चूरन बेचने का तरीका है भाई, ठीक है सर, नाराज थैंक यू नहीं सर। होना, ठीक है। ठीक है सर, मैं समझ गया। थैंक यू सर, थैंक यू डिस्टर्ब करने के लिए, थैंक यू। जी सर, असेसमेंट की तरह की होगी ये असेसमेंट से मैं एक चीज बता दूं कि हम अपना ना हमारा लॉग पे मेंटेन भी हो रहा होता है, जो बंदा सारी क्लासेस वगैरह अटेंड करता है सब कुछ होता है। मैंने आपको अगेन कहा एक प्रोफेशनल क्लास है, इसमें कोई ऐसा बंदा नहीं है आप अपने घर से कनेक्टेड हो जिसको मैं जबरदस्ती बैठा सकूं। यू ऑल गाइज आर हेयर ऑन योर ऑन, अपने इंटरेस्ट की वजह से, अपनी खुशी से, ठीक है। तो इसकी असेसमेंट यही है कि आप पूरी क्लासेस अटेंड कर लेना, दैट्स मोर देन इनफ। इसकी असेसमेंट कोई अलग से हमने कोई एग्जाम नहीं लेना, ठीक है। आपने शायद वो सोचा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एग्जाम की मद में भी 5-5 हज़ार रुपए लोगों से चूरन बेच के ले रहे हैं, ठीक है। 7-7 हज़ार भी ले रहे हैं, तो मैंने वो कुछ चूरन नहीं बेचना, ठीक है ना, हमारा कॉलेज की पॉलिसी है। हम सिंपल आपको चीजें बताएंगे सिखाएंगे, ठीक है। अगर आपने वो चूरन खरीदना है तो भाईजान वो चूरन हमारे पास फिर नहीं मिलता। जी। वालेकुम सलाम भाई। ये अहमद बात करूँ, मुझे ये पूछना था, ये जो आपका ITP ये प्रैक्टिशनर वाला काम है, मैंने किया MBA MIS किया हुआ है, तो मैंने ये टैक्स नहीं पढ़ा हुआ MBA में। जानिए आपने तो BCom किया हुआ है? नहीं, मेरी बैकग्राउंड टेक्निकल किस्म का है और मेरा MBA किया हुआ है, लेकिन उसमें मेरा ये टैक्स वाला कोर्स नहीं है। तो अगर मैं 60 क्रेडिट आके ये करता हूँ तो मैं ITP इसमें चला जाऊंगा? नहीं, मैं एक चीज बताऊं, जो FBR के रूल्स है ना उसके अंदर स्ट्रिक्टली लिखा हुआ किसी कोर्स को वो नहीं मानते, ठीक है। उसका अगर आप चीजें पढ़ेंगे ना तो उसमें कोई ऐसी स्कीम लगाई जा सकती है कि मतलब कोई और कोई CPA वगैरह कर लिया जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो लंबी स्कीम हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि शायद उसके बगैर काम कर लो, ठीक है। वो एक बस धोखेबाजी 2 नंबरी है, कोई और हल है नहीं, ठीक है। MBA तो मेरा पूरा हुआ हुआ है, लेकिन उसमें टैक्स का कोर्स नहीं नहीं है। नहीं, वो जानिए आपने MBA फाइनेंस नहीं ना किया हुआ। नहीं, हमारा वो जो इंस्टीट्यूट है वो MBA फाइनेंस तो करवाते ही नहीं, हो तो MBA की डिग्री होती है। नहीं वो फिर चाहे आपके नहीं करवाता, वो तो फिर आपके इंस्टीट्यूट का मसला है, वो तो FBR का मसला नहीं है ना। FBR वालों ने बोला कि मुझे ये चीज चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे आप कह दी मैं पाकिस्तान नहीं, मैं जस्ट एक अजीब सी मिसाल देने को, मैं पाकिस्तान नहीं हूँ, मैं किसी वो आया हूँ जी अमेरिका से आया हूँ, मैं पाकिस्तान का ID कार्ड बना, तो कहेंगे हम नहीं बना के देंगे। आप कहेंगे क्यों नहीं बना के? भैया पाकिस्तान के नहीं हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर ये कह रहे हैं कि आपने ITP लेना है तो मुझे फला फला चीज चाहिए, आप कहते हैं नहीं नहीं मेरे पास ये तो नहीं है लेकिन ये वाली चीज है, वो कहेंगे नहीं देते भाई। मोहम्मद अबू बकर भाई बाद में सिखाएंगे ये सारी चीजें। टैक्स वाला फर्स्ट शेड्यूल में जाके आप देखना, फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 की डिवीजन 1 में तो 6 लाख का टैक्स है ही नहीं। जी अजीम भाई।
सर ये थोड़ा सा इस पे जो पहले वाले साहब थे उन्होंने आपसे पूछा था कि ये आप इसकी सर्टिफिकेशन करेंगे या क्या करेंगे, तो आपने ये नहीं बताया कि आफ्टर 4 मंथ के बाद कोई पेपर होगा, कोई टेस्ट होगा, या जस्ट आपके 4 मंथ कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को जो भी है आपकी जो सर्टिफिकेशन है वो आप करेंगे। तो थोड़ा सा इस पे अगर आप रोशनी डाल दें। होगी ना 75% जी जी, तो अटेंडेंस बेस पे 75%। हाँ जी 75%। ओके, एंड रेस्ट 25% द बेस ऑफ द टेस्ट। जी जी, तो ये कह लें कि एक्चुअली 25% हमारी अटेंडेंस रिक्वायरमेंट है, वो होगी तो एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे देंगे उस बंदे को। और जो हमारी क्लास ले लेता है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास इतनी चीजें आ जाती हैं कि लेट्स सपोज आज की क्लास है अजीम भाई, आपने आई बिलीव माशाल्लाह एक इंटरेक्टिव, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा 4 महीना आपके साथ, और आपसे बहुत कुछ सीखूंगा। आदर्श भाई एक सर मेरा सिर्फ एक और सवाल था, प्लीज क्लेरिफाई कर दें कि एसीसीपी के साथ जो आपकी जो उनकी क्वालिफिकेशंस मांगते हैं कंपनी सेक्रेटरी के लिए, क्या आपके इस कोर्स करने के बाद उसकी सर्टिफिकेशंस को कवर कर लेता है, या क्योंकि गलत बयानी नहीं, ये ना हो कि मैं इस एक कोर्स के लिए आपके सामने अपनी इज्जत भी नहीं खराब कर सकता, और मेरे अल्फाज ज्यादा वैल्यूएबल हैं एज कंपेयर टू कि वो, ठीक है, तो श्योर, ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आईटीपी होल्डर सेल टैक्स की अपील की हियरिंग अटेंड कर, जी बिल्कुल कर सकता है मेरी जान, बिल्कुल कर सकता है। कहाँ पे मना है? आप अपीलेट ट्रिब्यूनल तक जा सकते हो मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन है या मुझे इजाजत है भाई? एक्सक्यूज मी सर, डिस्टर्ब यू अगेन। जी जी प्लीज। थैंक यू सर। सर ये टेस्ट जो होगा तो ये कोई मतलब रिटन टेस्ट होगा कि नहीं, ये ऑनलाइन कोई टेस्ट होगा इस तरह का? नहीं, इसमें आप कह लें कि सॉर्ट ऑफ ना हम अपने पोर्टल पे एक असेसमेंट डाल देंगे अपने पोर्टल पर, ठीक है। ठीक है सर। वो जो असेसमेंट होगी उसके आंसर हमारे पास लाइव आ जाएंगे, ठीक है। ठीक तो है इंशाल्लाह तो आपको अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है। और ये कितने परसेंट पे सर जी, तकरीबन कितने परसेंट मार्क्स होंगे असेसमेंट की? सॉरी, उसके असेसमेंट क्या आपका वैसे जो क्राइटेरिया वो तो 50% है, लेकिन कह लें कि टेस्ट में थोड़ा बनाऊंगा, मुश्किल बनाऊंगा, ठीक है। 50% उसका क्राइटेरिया। हाँ इसलिए कि हमने एडवांस में पूछ ले थे सर। नहीं, उसमें भी आपका फायदा है, उसमें भी आपका फायदा जाती नहीं है सर, फायदा। आई एम जोकिंग, सॉरी सॉरी। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। थैंक यू सर। और अटेंडेंस सॉरी, छिपकली को मार दो, इतनी मोटी हो रही थी। छिपकली को मारो भाई पहले। यहाँ पे उमर भाई के घर छिपकली आ गई है। सॉरी सर, सॉरी अटेंडेंस, सर ये अटेंडेंस कितनी परसेंट कंप्लीट होनी चाहिए? 75%। 75%। ओके 75%, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अली भाई को कोर्स अच्छा लगा है, इन्फिनिक्स कहते हैं, शुक्रिया। आबिद भाई ये जो भी हैं, अब्दुल समीर साहब थैंक यू, ग्रेट सेशन, ठीक है। ये आगे एक भाई ने कल क्लास होगी, जी बिल्कुल कल क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद आसिफ साहब कहते हैं बेहतरीन सेशन था। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब भी आए हैं। तो लेकिन डॉक्टर साहब का वो चेक करें, माशाल्लाह एक पाइन लेवल के डॉक्टर होकर वो कहते हैं कि काम कंसल्टेंट करेगा, लेकिन मैं एक चेक रखना चाहता हूँ कंसल्टेंट सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये ऐसे लोग आते हैं। शकीला के कह रही हैं थैंक यू, वंडरफुल सेशन, बहुत शुक्रिया शकीला। रेल में कहते हैं क्वेश्चन आंसर इज वेरी लॉन्ग, कैन यू रिड्यूस इट एंड फोकस ऑन सिलेबस। भाई हर बंदे का मैं ऐसा नहीं कर सकता कि भाई तुमने क्वेश्चन आंसर नहीं करना। हर बंदे का हक है, जो उसका सवाल हो मैं उसको एड्रेस किए बगैर ऐसे नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। आपका सवाल होगा ना, अगर मैं आंसर नहीं करूंगा तो शायद आपको पता नहीं कितना गुस्सा आएगा, ठीक है। तो थैंक यू सर फॉर योर टाइम। ये जी अमीर अब्दुल्ला असीफ साहब हैं, अजहर भाई हैं जी, थैंक यू सर फॉर योर टाइम। शाह साहब कहते हैं जी सैयद इमरान साहब बेहतरीन सर, वेरी इम्प्रेसिव सर, हैव यू बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर प्रमोटिंग द टैक्सेशन। अच्छा बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। आप लोग के ये जो अल्फाज होते हैं यही हमें मोटिवेट करते हैं, यही हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होते हैं, जिसकी वजह से हम आपके साथ कनेक्टेड होते हैं।
तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। खुश रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।